भाग 21। अगले दिन सुबह 7 बजे ही श्रीनिका उठकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई और सोए हुए अपने पति को देखने लगी। तभी श्रीनिका का फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर अपनी चाची का नाम देखा और बिना सोचे समझे तुरंत कॉल अटेंड करके बोली, चाची जी आप ठीक तो है ना? इतना कहते ही जैसे ही श्रीनिका ने सामने देखा तो डर के मारे उसके हाथ से फोन छूट गया और वो घबराने लगी। बेड पर बैठा प्रख्यात अपनी सख्त और कठोर नजरों से उसे घूर रहा था और अपनी मुट्ठी भींच रहा था। श्रीनिका ने तुरंत कॉल कट कर दिया और नजरें झुका ली। ये देखकर प्रख्यात अपने बालों में हाथ फेरते हुए भारी आवाज में बोला, हम आपके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं चलाना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने आपकी ऐसी हालत की है अब उनसे रिश्ता मत रखिए। और अब जब आप हमारी पत्नी बन चुकी है तो उन लोगों को भूल जाइए। जल्दी से तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आपके लिए कुछ जरूरी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। प्रख्यात के मुंह से हम दोनों का घर सुनकर श्रीनिका को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। बेहद आकर्षक लग रहा था और खूबसूरत एहसास हो रहा था। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपने बैग से खुद के लिए एक जोड़ी सलवार सूट निकालकर बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही प्रख्यात ने गहरी सांस ली। आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को मसलते हुए सीरियस होकर बोला, हम जानते हैं माँ पापा इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, आगे सब कुछ काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे और उनके मान सम्मान को भी कायम रखेंगे। प्रख्यात रूम से बाहर निकलकर बगल वाले रूम में चला गया जहां विहान बैठा हुआ था। प्रख्यात के आते ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, गुड मॉर्निंग सर। प्रख्यात आराम से सोफे पर टांग रखकर बैठ गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, एक काम करो, राणावत मेंशन से थोड़ी दूरी पर एक बंगलो खरीद लो और उसे श्रीनिका के नाम पर खरीदना, ताकि पापा और चाचा जी को कुछ पता ना चले, वरना हजार सवाल पूछेंगे कि अलग घर क्यों खरीदा। पूरे परिवार को एक साथ ही घर में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विहान, बंगलो तो सारे बिक चुके हैं, राणावत मेंशन सिटी के बीचों बीच है, इसलिए कोई बड़ा बंगला मिलना आसान नहीं होगा। भले ही हम दुगनी कीमत चुका लें, लेकिन हाँ, मेंशन से थोड़ी दूर पर एक न्यू बिल्डिंग बनी है जिसमें चाचा जी ने इन्वेस्ट किया है। वो बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है। इवन वहां पर एक फ्लैट की कीमत 20 करोड़ से शुरू होती है। फ्लैट भी एकदम हाई क्लास है, फर्स्ट क्लास है, किसी महल से कम नहीं। हमारी मानिए तो कुछ दिनों की बात है, तो एक फ्लैट ले लीजिए आपके और भाभी जी के लिए। विहान के मुंह से भाभी सुनकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा। चेहरे पर बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई। एक अलग ही और बेहद खूबसूरत एहसास होने लगा। उसकी ये खुशी देखकर विहान भी खुश हो गया और बोला, तो क्या सोचा आपने अपने और भाभी जी के लिए? प्रख्यात सीरियस होकर बोला, ठीक है, एक फ्लैट लेते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर ही चाहिए और उसके अंदर हर तरह की सुख सुविधाएं होनी चाहिए, बिल्कुल एक बंगले की तरह। फिर चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो, हम पे कर लेंगे। गारंटर के रूप में आपकी सिग्नेचर और ओनर यानी कि मालकिन के रूप में श्रीनिका की सिग्नेचर ले लीजिएगा। विहान ने हाँ कह दिया और प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा होकर अपने शर्ट की स्लीव्स खोलते हुए बोला, अभी नाश्ता करके हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं, दोपहर तक सारा काम हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके सर। राणावत जी उस रूम से निकलकर सीधा अपने कमरे में आ गए, जहां पर आईने के सामने खड़ी कन्या अपने लंबे भूरे बाल सवार रही थी। पिंक कलर के सुंदर से सलवार सूट को पहनकर उसकी पत्नी आईने में खुद को देखकर श्रृंगार कर रही थी। ये देखकर राणावत जी का तन मन कई अरमानों से भर गया और वो अपनी पत्नी को पीछे से देखते हुए आगे बढ़ने लगे। श्रीनिका उसके कदमों की आहट से सहम गई और इधर-उधर अपने नैन मटकाने लगी। प्रख्यात उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे के हर एक हिस्से की बनावट शिद्दत से देखते हुए बोला, रुक क्यों गई? अच्छे से तैयार हो जाइए, हम कुछ नहीं कह रहे, बस देख रहे हैं। श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा और वो हिचकिचाते हुए बोली, क्यों देख रहे हो? प्रख्यात उसकी झुकी हुई पलकों को और हिलते हुए रसीले होठों को देखते हुए जुनून से बोले, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम आपको देखते रहें और बस यूं ही देखते रहें। श्रीनिका के गाल लाल हो गए और उसने तुरंत प्रख्यात के सामने पीठ कर ली और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो अपनी नाजुक सी उंगलियों को मोड़ने लगी। राणावत जी उसके लंबे बालों को देखते हुए जुनून से बोले, अब उन नाजुक उंगलियों को इतना भी ना मोड़ो कि टूटकर अलग ही हो जाए। श्रीनिका ने तुरंत अपनी उंगलियां मोड़ना बंद कर दी और तिरछी नजर से इधर-उधर देखने लगी। तभी प्रख्यात उसके पास आया और उसके बालों की महक लेते हुए मदहोशी से बोला, आपको जी भर के हमें देखने का हक है, बस यूं ही देखते रहें, ये हक है हमारा। ये सुनकर तो श्री का बदन सिहर उठा और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही राणावत जी कातिल मुस्कान लिए अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर बाथरूम में चले गए। उसके जाते ही श्रीनिका ने चैन की सांस ली और जल्दी से तैयार होने लगी। वो जैसे अपनी मांग भरने लगी तभी प्रख्यात बाथरूम से बाहर निकल आया अपना तौलिया लेने के लिए और उनकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी जिसके हाथ कांप रहे थे अपनी मांग भरते हुए। ये देखकर राणावत जी तुरंत उसके पास आए और डिब्बी में से सिंदूर लेकर सच्ची शिद्दत और जुनून से अपनी पत्नी की मांग भरती और श्रीनिका ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर से उसकी नाक पर सिंदूर कांच गिर गया। अपनी पत्नी की भरी हुई मांग देखकर राणावत जी की निगाहों में जुनून और शिद्दत छाने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी के गाल की तरफ हाथ बढ़ाया और हौले से उसके गोरे से गाल पर हाथ रखकर सच्ची शिद्दत और अपनेपन और प्यार से बोले, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। इतना कहकर प्रख्यात ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि हमारा हाथ आपके सिर पर जिंदगी भर रहेगा। श्रीनिका की आंखें भर आई और उसने अपना सिर झुका लिया। प्रख्यात फिर से बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही श्रीनिका ने आईने में अपनी भरी हुई मांग को भावुकता से देखा और बोली, माँ जी, क्या आप इन्हीं की बात कर रही थी कि कोई हमारी जिंदगी में आने वाला है जो हमारे सारे दुखों को दूर कर देगा? तो क्या वो इंसान, वो देवदूत मिस्टर राणावत जी ही है? श्रीनिका यही सब सोच रही थी और तैयार होकर बालकनी में चली गई। दिल्ली के नजारे देखने लगी। कुछ देर बाद राणावत जी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकला और अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए अपनी बीवी को ढूंढने लगे जो उन्हें बालकनी में दिखाई दी। ये देखकर राणावत जी जल्दी से तैयार हो गए। आज उन्होंने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड नहीं किया और परफ्यूम लगाने के बाद अपने हाथ में घड़ी पहनने लगे। जल्दबाजी में उनके हाथ से परफ्यूम की कांच की बोतल जमीन पर गिर गई जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर राणावत जी को गुस्सा आ गया और वो चिढ़ते हुए बोले, कमाल है, पहली बार में ही अपनी असलियत दिखा दी। अरे कम से कम 2-3 बार तो यूज हो जाते। इतना कहकर वो झुके और कांच के टुकड़े उठाने लगे क्योंकि उसे हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। जरा सी भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो कांच के टुकड़े उठाने लगा तभी एक टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया, लेकिन मजाल है कि जनाब को कोई फर्क पड़ा हो। उन्होंने जल्दी से सारे कांच के टुकड़े इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल दिए और टिश्यू पेपर से फर्श पर गिरे परफ्यूम के लिक्विड को भी साफ कर दिया। सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और अपना फोन चेक करने लगे तो उन्हें एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था। उन्होंने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रख्यात, मैं काव्या हूँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आई नो आपको कोई बात नहीं करनी होगी, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। प्लीज हो सके तो एक बार मुझे कॉल कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। ये मैसेज पढ़कर राणावत जी का चेहरा सीरियस हो गया और उन्होंने एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया, माफ कीजिएगा मिस काव्या, लेकिन हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई काम है या किसी सवाल का जवाब चाहिए तो आप हमारे माता पिता से बात कीजिए। इतना कहकर प्रख्यात ने अपना फोन जेब में डाल दिया और काव्या ने उसका मैसेज तुरंत देखा और उसकी आंखें भर आई प्रख्यात के ऐसे मैसेज को पढ़कर, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सीधा प्रख्यात को कॉल ही लगा दिया। वही होटल रूम में राणावत जी बालकनी की तरफ बढ़ने लगे तभी उनका फोन बजने लगा और उसी समय श्रीनिका भी बालकनी के रूम से अंदर आने लगी। राणावत जी ने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर वही अनजान नंबर देखा। वो समझ गए और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचकर सामने की तरफ देखने लगे तो श्रीनिका का घुटना एक बड़े से गमले से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरने लगी। ये देखकर प्रख्यात हड़बड़ा गया और वो जोर से बोला, श्रीनिका। प्रख्यात ने अपना फोन हड़बड़ी में वहीं फेंक दिया और वो गलती से अटेंड भी हो गया और काव्या खुशी से बोली, प्रख्यात प्लीज 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए। प्रख्यात तेजी से श्री के पास आया और जमीन पर वो गिरी हुई थी और अपने घुटने को संभाल रही थी। ये देखकर राणावत जी परेशान हो गए और खुद घुटने के बल बैठकर उसके घुटने को संभालते हुए बोले, कहां देखकर चल रही थी आप? नाजुक सा तो शरीर है आपका, ऊपर से चोट लगवा ली। श्रीनिका अपने होठ भींचते हुए बोली, दर्द हो रहा है। प्रख्यात ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और रूम के अंदर लाते हुए बोला, दर्द तो होगा ही। रूम में आते ही श्रीनिका दर्द से तड़पने लगी और बोली, सच में दर्द हो रहा है। उसकी आवाज और ये बात काव्या ने सुन ली और उसके हाथ पैर फूलने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया और अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रख्यात किसी लड़की के साथ में है जिसकी आवाज इतनी मीठी और मनमोहक है। काव्या के हाथ कांप रहे थे और वो हिम्मत करते हुए बोली, प्रख्यात
कौन है आपके साथ? काव्या की बात का राणावत जी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनका फोन उनसे दूर जमीन पर गिरा पड़ा था और उनका ध्यान तो अपनी नई नवेली दुल्हन में था। श्रीनिका अपने घुटने को पकड़कर बैठी हुई अपने होठों को भींचकर दर्द सहन कर रही थी। वही उसे तकलीफ में देखकर प्रख्यात बेचैन हो गया। उसने श्री के घुटने पर हाथ रखा और उसकी पलकों को देखते हुए शिद्दत से बोला, उसे भूल जाइए और एक टक हमारी आंखों में देखिए। श्रीनिका ने हिम्मत करते हुए राणावत जी की निगाहों में देखा तो देखती ही रह गई। उन काली गहरी और जुनूनी निगाहों में श्रीनिका के लिए बहुत कुछ था जो हद पार था, बेहिसाब था और बेपनाह था। वो अपने दर्द को भूलकर प्रख्यात की निगाहों में खो गई थी। इसी का फायदा उठाकर प्रख्यात ने उसके घुटने को मोड़ दिया और उसकी मोच को एक झटके में निकाल दिया। ये एहसास होते ही श्री ने कसकर प्रख्यात का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके बोली, आ! फिर से ये आवाज सुनकर तो काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी और वो घबराते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रख्यात किसी अन्य लड़की के साथ नहीं हो सकता, उनकी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही। लेकिन ये लड़की कौन है और ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही है? हे भगवान, प्लीज प्रख्यात सिर्फ मेरे है। इतना कहकर काव्या फिर से राणावत जी को बुलाने लगी और वही हमारे राणावत जी तो मदहोश होकर अपनी बीवी की बंद आंखों को और हिलते हुए होठों को तो कभी अपनी शर्ट पर कसे उसके नाजुक हाथों को देख रहे थे। लेकिन श्री ने तुरंत अपनी आंखें खोली और प्रख्यात से दूरी बना ली। ये देखकर वो भी अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, फीलिंग बेटर? हाँ, श्रीनिका ने कहा। प्रख्यात की नजर जमीन पर पड़े अपने फोन पर पड़ी। उसने अपना फोन लिया तो देखा काव्या का कॉल चल रहा था। ये देखकर राणावत जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया। काव्या का तो दिल टूट गया और वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन प्रख्यात की कोई गलती नहीं थी। उसने कभी काव्या को कोई ऐसा हिंट नहीं दिया, ना ही उसे कोई वादा किया। उसमें उसे कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वो तो उसके सामने देखकर बात भी नहीं करता था। काव्या रो रही थी। वही राणावत जी अपनी दमदार आवाज में बोले, अब चले? श्री ने हाँ कहा और अपना फोन लेकर अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों लिफ्ट में घुसकर सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए और होटल के रेस्टोरेंट एरिया में पहुंचकर दोनों ने थोड़ा सा नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान दोनों ही खामोश रहे। कई बार नैनों से नैना टकराए, लेकिन संकोच और मर्यादा के कारण नजरें चुरा ली गई। नाश्ता हो जाने के बाद वो दोनों दिल्ली शहर के सबसे बड़े और महंगे मॉल पहुंच गए। गाड़ी से बाहर निकलकर श्रीनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर काफी हैरान हो गई थी। वही राणावत सच्ची शिद्दत भरी निगाहों से उसके प्यारे से चेहरे को देख रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजा, जिसकी आवाज सुनकर श्रीनिका झेप गई और उसने तुरंत प्रख्यात की बाजू को पकड़ लिया और उसके करीब आ गई। ये देखकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा और वो उस गाड़ी वाले की तरफ देखते हुए अपने मन में बोले, थैंक यू। राणावत जी ने अपनी बाजू पर हाथ रखा तो श्री ने अपना हाथ हटा दिया। प्रख्यात बड़े आदर से बोला, आइए श्री, पहले आप उसके बाद मैं। उफ, इस लड़की की तो बातें भी बड़ी प्यारी सी है। राणावत जी आगे आगे चलने लगे और उनके कदमों से कदम मिलाकर उनकी पत्नी चलने लगी। वो दोनों मॉल के अंदर घुस गए और कुछ ही देर में एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से अभिमन्यु चेहरे पर मुस्कान लिए गाड़ी से बाहर निकल आया और अपनी बगल वाली सीट का दरवाजा खोलते हुए आदर और शिद्दत से बोला, आओ मैडम। उसके इतना कहते ही एक खूबसूरत सी और प्यारी सी गुड़िया जिसने रेड सलवार सूट पहन रखा था, खुले काले बाल थे, चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी, गाड़ी से बाहर निकल आई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, डर लग रहा है, किसी ने देख लिया तो? अभिमन्यु आकर्षक मुस्कान लिए बोला, तो हम आपको अपनी बाहों में छुपा लेंगे। उसकी ये बात सुनकर उस लड़की ने शर्म से अपनी नजर झुका ली और तुरंत मॉल के अंदर आ गई। उसकी ऐसी अदाएं देखकर अभिमन्यु अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, माफ कीजिएगा हमारे परिवार वालों को और खासकर हमारे क्रोधित भैया, क्योंकि हम राणावत परिवार का अहम नियम तोड़ने वाले हैं। हम तो इन्हीं से शादी करेंगे, हमारी हिमाद्री से। भैया तो हमारी जान ले लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अपने रिश्ते को सबसे छुपाना होगा। इतना कहकर अभिमन्यु भी मॉल के अंदर चला गया। अब क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 22। गाड़ी से बाहर निकलकर श्रीनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर काफी हैरान हो रही थी। वही राणावत जी सच्ची शिद्दत भरी निगाहों से उसके प्यारे से चेहरे को देख रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजा, जिसकी आवाज सुनकर श्रीनिका झेप गई और उसने तुरंत प्रख्यात की बाजू को पकड़ लिया और उसके करीब आ गई। ये देखकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा और वो उस गाड़ी वाले की तरफ देखते हुए मन में बोले, थैंक यू। राणावत जी ने अपनी बाजू पर हाथ रखा तो श्री ने अपना हाथ हटा दिया। प्रख्यात बड़े आदर से बोला, आइए श्रीनिका, पहले आप उसके बाद मैं। उफ, इस लड़की की तो बातें भी बड़ी प्यारी सी है। राणावत जी आगे आगे चलने लगे और उनके कदमों से कदम मिलाकर उनकी पत्नी चलने लगी। मॉल के बीचों बीच आकर श्रीनिका हैरानी से सब कुछ देखने लगी। उसने इस तरह का मॉल पहली बार देखा था, जहां पर एक साथ इतनी सारी शॉप्स हो और इतने सारे लोग एक ही बिल्डिंग में शॉपिंग करते हो। मनाली में भी मॉल है, लेकिन वो वहां कभी नहीं जाती थी। उसे कोई रस ही नहीं था जिंदगी का। श्री मॉल को देखे जा रही थी, आसपास के लोगों को देख रही थी और वही राणावत जी उसे अपनी शिद्दत भरी निगाहों से देखते हुए बोले, आपको जो कुछ भी चाहिए हमें बताइए, हम उसी शॉप पर जाएंगे। श्रीनिका अपने ख्यालों से बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रख्यात को यकीन नहीं हो रहा था कि इस जमाने में भी ऐसी लड़की मौजूद है जिसे शॉपिंग करनी ही नहीं है, लेकिन श्री के साथ मामला थोड़ा अलग है। उसके साथ हुए अन्याय की वजह से वो आज भावहीन और रसहीन है, जो कि उचित नहीं है। राणावत जी ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में बोले, कुछ साड़ी और सलवार सूट ले लीजिए, काम आएंगे, और जरूरत का बाकी सामान भी। चलिए आइए। श्री ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीछे पीछे चलने लगी और वो दोनों मॉल की बड़ी सी साड़ी और सूट की शॉप में घुस गए, जहां पर कई औरतें शॉपिंग कर रही थी, खुश हो रही थी और एंजॉय कर रही थी। लेकिन राणावत जी की बीवी को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो एक मूर्ति की तरह खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। ये देखकर राणावत जी सीरियस होकर उसे घूरने लगे। कितनी अजीब लड़की है, इसे तो किसी तरह का कोई मुंह नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा और इन दोनों के बीच में कैसे सब कुछ ठीक होगा। अब मर्यादा और संकोच के कारण प्रख्यात उसे खुलकर बात भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक इंसान है, एक मर्द है, उसकी भी अपनी इच्छाएं और अरमान है, जिन्हें उसे सिर्फ अपनी बीवी से पूरे करने हैं। और अब उसके लिए उसकी जिंदगी भर की साथी श्रीनिका है, जिसमें फिलहाल ऐसी कोई इच्छाएं राणावत जी को नजर नहीं आ रही थी। राणावत जी अपनी सख्त आवाज में बोले, सिर्फ देखना नहीं है, लेना भी है, क्या चाहिए बताइए। श्री अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए बोली, ये मॉल बहुत महंगा लगता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, कल रात को आपको सब कुछ समझा दिया था और आज फिर आप वही बात कर रही है। अरे हमारा सब कुछ आपका ही है, अगर आप कहेंगे तो ये पूरा मॉल हम आपके लिए खरीद देंगे। बस एक बार बोलिए, अपनी इच्छाओं को बाहर आने दीजिए, उन्हें पूरा करने के लिए हम मौजूद हैं, बिना किसी संकोच के खुलकर कहिए। श्री ने अपनी नजर झुका ली और धीमी आवाज में बोली, हमने कभी इस तरह की शॉपिंग नहीं की है, तो हमें कोई नॉलेज नहीं। ये सुनकर राणावत जी ने उसके हाथ की तरफ देखा और बोले, हाथ पकड़ लिया आपका या नहीं? पकड़ लीजिए। प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर काउंटर के पास आया, जहां पर खड़ी लड़की आदर से बोली, यस सर एंड मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? प्रख्यात हिचकिचाते हुए बोला, इनके लिए कोई अच्छी साड़ी या सूट दिखा दीजिए। लड़की ने हाँ कहा और श्री के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाने लगी, जिन्हें श्री अपनी खामोश नजरों से देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। ये देखकर उस लड़की ने हैरानी से कहा, मैडम क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है क्या? कुछ और ऑप्शन दिखाऊं? उस लड़की की बात सुनकर राणावत जी कुछ कहते से पहले श्री बोली, ये कलर अच्छा नहीं है, हमें तो लाल और बैंगनी रंग की साड़ी चाहिए और पिंक, ऑरेंज, नीला, ब्राउन कलर की सलवार सूट। ये सब सुनकर तो राणावत जी हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले कुछ भी कहो, अंत में सार यही है कि हर लड़की एक जैसी होती है शॉपिंग के मामले में। श्री अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी और उसने अपने लिए 3 साड़ी और 4 सलवार सूट पसंद कर लिए और सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। राणावत जी ने पे किया और उसका हाथ पकड़ने के लिए आ गया, लेकिन अचानक ही रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे, तो वो बोली, पकड़ सकते हो। प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर श्री के लाल गाल हो गए और उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। उफ, ये देखकर तो राणावत जी का दिल धक धक करने लगा और वो अपनी बीवी को अपने साथ ले गए। साड़ी की शॉप से बाहर निकलकर राणावत जी उसे लड़कियों के डेली काम आने वाली चीजों के शॉप पर ले गए।
वहां आते ही श्री एक बार फिर से हैरान रह गई कि लड़कियों के लिए इतना कुछ भी होता है, जबकि उसे तो इन सबकी जरूरत भी नहीं पड़ी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या लेना चाहिए। प्रख्यात उसे काउंटर के पास ले गया और सर्विस गर्ल से बोला, इनके लिए श्रृंगार और डेली यूज के सारे प्रोडक्ट्स दे दीजिए जो एक लड़की के काम आते हैं। इतना कहकर प्रख्यात एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और श्री अपने लिए सामान देखने लगी। राणावत जी उस शॉप से बाहर निकल आए और रेलिंग के पास खड़े होकर इधर उधर अपनी तेज नजरों से देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक शॉप पर पड़ी जिसके ऊपर लिखा था वुमेन्स प्राइवेट वेयर्स। ये देखकर राणावत के दिमाग में भी बत्ती जली और वो बोले, अरे हाँ, हमने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन इनके प्राइवेट इनरवेयर्स तो याद ही नहीं आए। लेकिन अब इनसे कैसे कहे कि जाए और ले लीजिए, और हमें इनकी साइज भी पता नहीं है, वरना हम ले आते। ओफो, कैसे पूछे इनसे, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। एंड वैसे भी वो हमारी पत्नी है, तो हम उनसे ये सब तो कह ही सकते हैं, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं हमें। इतना कहकर प्रख्यात तुरंत पीछे मुड़ने लगा। तभी उसे फर्स्ट फ्लोर पर अभिमन्यु दिखाई दिया। उसकी छोटी सी झलक दिखी और फिर वो एक शॉप के अंदर चला गया। ये देखकर प्रख्यात को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन दोनों भाइयों को शॉपिंग करना पसंद नहीं है। उनके लिए सारे कपड़े और सामान तो उन दोनों की मैनेजमेंट टीम लेकर आती है, तो फिर छोटे शहजादे यहाँ क्या कर रहे हैं। यही सोचते हुए प्रख्यात ने अपना फोन निकाला और अभिमन्यु को कॉल लगा दिया। वही मॉल के फर्स्ट फ्लोर की टॉयज वाली शॉप में खड़ा अभिमन्यु शिद्दत से हिमाद्री को देखे जा रहा था, जो खुद के लिए सॉफ्ट टॉयज खरीद रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर भाई साहब नाम देखा तो अभिमन्यु के माथे पर पसीने की बूंद आने लगे और वो एक तरफ जाकर कॉल अटेंड करके हड़बड़ा कर बोला, जी भाई साहब। अभी की घबराहट देखकर प्रख्यात रेलिंग से टिककर बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से खड़ा हो गया और अपनी तेज नजरों से एक टक अपने सामने वाली शॉप में खड़ी अपनी पत्नी को देखते हुए उस पर नजर रखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, छोटे शहजादे, पता तो होगा ही कि हम आपसे सिर्फ 1-1.5 साल ही बड़े हैं और हमने तो 5 साल की उम्र के बाद से ही खिलौनों से खेलना छोड़ दिया था। लेकिन लगता है आपको नए शौक चढ़े हैं। तभी तो 25 साल की उम्र में लैपटॉप पर काम करने की बजाय आपको डोनाल्ड डक का ठुमके वाला डांस देखना है, वो भी चाबी भर के। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अभी की तो हालत खराब हो गई। वो तुरंत टॉय शॉप से बाहर निकल आया और घबराते हुए इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन टॉय शॉप के बैनर पर डोनाल्ड डक खिलौने की तस्वीर देखकर वो दंग रह गया और डरते हुए बोला, भाई हम तो। प्रख्यात कातिल मुस्कान लिए अपनी भारी आवाज में बोला, हाँ आराम से सोच समझकर 2-4 बहाने बना लीजिए, फिर हमें बता दीजिए कि डोनाल्ड डक किसके लिए चाहिए। अभी डरते हुए बोला, आप हो कहाँ, अंतर्यामी हो क्या यार, कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन सब सच बता रहे हो। प्रख्यात अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था। तभी उसने गौर किया कि वो लड़की एक शेल्फ में रखे ढेर सारे सैनिटरी नैपकिन के पैकेट्स को देख रही थी। ये देखकर प्रख्यात सख्ती से बोला, मजे कीजिए एंड हम वहां नहीं है जहां आप है, लेकिन हमारी निगाहें हमेशा आपके ऊपर है। इतना कहकर प्रख्यात ने कॉल कट कर दिया और बेताब होकर तुरंत शॉप के अंदर आ गया तो देखा उसकी नाजुक सी पत्नी अपने हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए खड़ी थी और शेल्फ में रखे सैनिटरी नैपकिन को देख रही थी। ये देखकर राणावत जी ने अपनी नजरें हटा ली और काउंटर पर पे करने के बाद ठीक अपनी बीवी के पीछे जाकर खड़े हो गए और अपनी शिद्दत भरी निगाहों से उसके गाल और पलकों को करीब से देखते हुए धीरे-धीरे उसकी निगाहों का पीछा करने लगे। तो वो लड़की एक टक सैनिटरी नैपकिन को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वो इतनी खामोश क्यों है। राणावत जी उसके और करीब आए तो उनकी गर्म सांसें श्री को अपने गाल पर महसूस हुई और वो सहम कर तुरंत वहां से हट गई। ये देखकर प्रख्यात को एक अजीब सा दर्द हुआ और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। बड़ी मुश्किल से उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, क्योंकि वो अपनी उग्रता किसी मासूम पर नहीं निकाल सकता। वो अपनी भारी आवाज में बोला, आप बाहर रेलिंग के पास खड़ी रहिए, हम आते हैं। श्री ने हाँ कहा और अपने शॉपिंग बैग्स लेकर तुरंत बाहर निकल गई और रेलिंग के पास खड़ी होकर आसपास देखने लगी कि सब लोग कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन श्री के पास तो मुस्कुराने की कोई वजह भी नहीं है, लेकिन उसे मुस्कुराना भी नहीं है। उसने बैग्स को एक तरफ रखा और नीचे फर्स्ट फ्लोर की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा एक लड़का और एक प्यारी सी लड़की लॉबी में चल रहे थे और अचानक से लड़की का पैर मुड़ गया और वो वहीं पर गिर गई। लड़का उसे संभाल रहा था, लेकिन शायद लड़की को मोच आ गई थी और वो दर्द में तड़प रही थी। उस अनजान लड़की को दर्द में तड़पता देख श्री का कलेजा पसीज गया। उसे अपना वक्त याद आने लगा जब उसे चोट लगती थी, लेकिन कोई उठाने तक नहीं आता था। लेकिन श्री उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होने देगी। श्री तेजी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। वही राणावत जी असहज महसूस कर रहे थे और बार-बार अपनी नजर चुरा रहे थे, क्योंकि सामने ढेर सारे सैनिटरी नैपकिन रखे हुए थे जो उन्हें अपनी पत्नी के लिए लेने थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हिम्मत की और अपनी आंखें बंद करके बोले, माफ कीजिएगा श्रीनिका, क्योंकि अब हम आपको अलग नजरों से देखे जा रहे हैं। इतना कहकर राणावत जी श्रीनिका के पूरे शरीर की कल्पना करने लगे और खास करके ये कल्पना करने लगे कि श्री की कमर के निचले हिस्से की साइज कितनी होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब उसके सामने वो खूबसूरत सा नजारा घूमने लगा जब श्री मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर प्रख्यात की ओर बढ़ रही थी। तभी राणावत जी उसे गौर से ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। प्रख्यात ये सब सोचते हुए बेताब हो रहा था और उस हसीन लड़की का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ रहा था। ये सब सोचकर राणावत जी की हालत खराब हो रही थी। उनका दिल धक-धक करने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके शरीर के बारे में सोचने लगे और अपने माथे पर आए पसीने की बूंद को साफ किया और अब सामने रखे सैनिटरी नैपकिन को चुनने लगे। ये सब करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। आज से पहले कभी किसी के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज कर रहे थे। सोच समझकर और कुछ कल्पना के आधार पर उन्होंने श्रीनिका के लिए बेस्ट ब्रांड के और श्रीनिका की साइज के अनुसार कई सारे सैनिटरी नैपकिन चुन लिए और तुरंत उनका भी पे कर लिया। वहीं श्रीनिका सीढ़ियों से नीचे उतर आई और फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में एक सीट पर बैठी वो लड़की अभी भी दर्द में तड़प रही थी और उसके साथ वो लड़का उसके पैर को दबा रहा था। लेकिन तेजी से श्री उसके पास आई और अपने घुटनों के बल बैठकर उस लड़की के दर्द में लीन चेहरे को देखकर चिंता से अपनी मीठी आवाज में बोली, आप ठीक है ना। श्री की इतनी मीठी और मनमोहक आवाज सुनकर वो लड़का लड़की उसकी तरफ देखने लगे और उस लड़की को भी न जाने क्या हुआ कि उसे श्री से अपनापन महसूस हुआ और वो बोली, दीदी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। उस लड़की के मुंह से दीदी सुनकर श्रीनिका भावुक हो गई और शांति से बोली, रोने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सबसे पहले अपने पैर को ढीला छोड़ दो और अपनी आंखें कसकर बंद कर लो। उस लड़की ने ऐसा ही किया और तभी श्रीनिका ने एक झटके से उसके पैर को पकड़कर मोड़ दिया। लड़की को दर्द हुआ कुछ पल के लिए और उसके बाद उसका दर्द खत्म हो गया। वो लड़का हैरानी से कभी श्री को तो कभी अपने साथ वाली लड़की को देखा था। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपने पैर को डरते हुए हिलाने लगी तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ये देखकर वो खुश हो गई और उस लड़के की तरफ देखते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, देखिए अभिमन्यु जी, मेरा पैर ठीक हो गया, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। उस लड़की की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसके सिर पर हाथ रखा और शिद्दत से बोला, शुक्र है कि आप ठीक है हिमाद्री। इतना कहकर अभिमन्यु ने श्री की तरफ देखा जो अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। अभिमन्यु ने हिमाद्री का हाथ पकड़ा और उसे भी खड़ा कर दिया। हिमाद्री आगे आई और श्री का हाथ पकड़कर प्यार और अपनेपन से बोली, दीदी आपको पता है मेरा इस दुनिया में अभिमन्यु के अलावा और कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ, कभी रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन आज आपको देखकर ऐसा महसूस हुआ कि आप मेरी अपनी बड़ी बहन है। आपसे एक अलग ही जुड़ाव हो रहा है। सच में आप एक फरिश्ते की तरह आ गई और मेरी तकलीफ को दूर कर दिया। हिमाद्री के मुंह से अनाथ शब्द सुनकर श्री भी उदासी से बोली, एक अनाथ को अक्सर दूसरे अनाथ से जुड़ाव महसूस होता ही है। मैं भी अनाथ ही हूँ और इस दुनिया में मेरे अपने सिर्फ मेरे पति है और कोई नहीं। मेरे पति ये शब्द कहे श्रीनिका ने थे, लेकिन ऊपर शॉप में पे करते हुए प्रख्यात का दिल धक-धक करने लगा। उसे अजीब से मगर बेहद आकर्षक एहसास होने लगे। उसने जल्दी से पेमेंट का काम किया क्योंकि अब वो अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है, उसका दीदार करना चाहता है। वहीं नीचे श्री का दिल भी जोर शोर से धड़क रहा था क्योंकि उसने आज पूरे हक से कहा था कि मेरे पति। श्री और हिमाद्री की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोले, आप दोनों ही इस दुनिया में सबसे अच्छी और खुशनसीब इंसान हैं। आप दोनों बिल्कुल अकेली नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों यानी कि हम और आपके पति हमेशा आपके साथ है। हिमाद्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और श्रीनिका भी प्यार से हिमाद्री को देख रही थी और उसने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, हिमाद्री बहुत प्यारा नाम है, महादेव से आपके लिए दुआ करेंगे कि आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे और आप दोनों यूं ही हमेशा साथ में रहे। श्री की बातें सुनकर अभिमन्यु की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिया और बोला, थैंक यू सो मच, हमें ऐसे ही आशीर्वाद की जरूरत है, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे।
हिमाद्री के गाल लाल हो गए और नजरें झुकाकर वो मुस्कुराने लगी। वहीं ऊपर राणावत जी शॉप से बाहर निकल आए और सामने देखा तो वहां पर कहीं पर भी श्रीनिका नहीं थी, लेकिन शॉपिंग बैग्स वही रखे हुए थे। ये देखकर राणावत जी हैरान रह गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी नजर नहीं आई। राणावत जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी और वो बोले, कहाँ चली गई है ये? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, ऐसे में ये डर जाएंगी। प्रख्यात बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसने बाकी के शॉपिंग बैग्स भी उठा लिए और अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसने रेलिंग के पास आकर नीचे की तरफ देखा तो श्रीनिका खड़ी थी और एक लड़की से बात कर रही थी। उनके पास खड़ा अभिमन्यु प्रख्यात को नहीं दिखा, क्योंकि छोटे शहजादे थोड़ा दूर खड़े थे। अपनी पत्नी को देखते ही राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 23। राणावत जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी और वो बोले, कहाँ चली गई है? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, ऐसे में डर जाएंगी। प्रख्यात बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसने बाकी के शॉपिंग बैग्स भी उठा लिए और अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसने रेलिंग के पास आकर नीचे की तरफ देखा तो श्री खड़ी थी और एक लड़की से बात कर रही थी। उनके पास खड़ा अभिमन्यु प्रख्यात को नहीं दिखा, क्योंकि छोटे शहजादे थोड़ा दूर खड़े थे। अपनी पत्नी को देखते ही राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। श्रीनिका और हिमाद्री आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी अभी के फोन पर गजेंद्र जी का कॉल आया और वो बात करने के लिए एक तरफ चला गया। उसके जाने के बाद ही प्रख्यात वहां पर पहुंच गया। उसने बेसब्री से श्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से बोला, कहा था ना वही खड़े रहना, फिर यहाँ क्यों आई? आप समझती क्यों नहीं? ये शहर की दुनिया बहुत भयानक है आपके लिए। प्रख्यात का गुस्सा देखकर और उसकी तेज आवाज सुनकर श्री ने डर से अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर राणावत जी के सीने में अजीब सा दर्द भी हुआ। उन्हें खुद पर गुस्सा आया कि उन्हें इस कन्या पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। राणावत जी अपनी बेचैन और तड़प भरी निगाहों से अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देख रहे थे। तभी हिमाद्री आगे आई और आदर से बोली, दीदी ये आपके पति है क्या? श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और प्रख्यात एक तक अपनी पत्नी के चेहरे को देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसे खुद पर काबू करना चाहिए था। एक तो वैसे भी दोनों एक दूसरे के साथ इतने सहज नहीं हुए हैं, ऊपर से गुस्सा कर दिया और एक अजीब सी दूरियां बना ली। प्रख्यात एक तक श्री के झुके हुए चेहरे को बेताबी से देखे जा रहा था। तभी हिमाद्री आदर से बोली, जी क्या मैं आपको जीजाजी कह सकती हूँ? दरअसल आपकी पत्नी को मैंने अभी अपनी बड़ी बहन माना है। तो प्रख्यात तो एक तक अपनी पत्नी को घूरे जा रहा था और वो बोला, हिमाद्री जीजाजी प्लीज दीदी पर गुस्सा मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरे पैर में मोच आ गई थी और दीदी मेरी मदद करने यहाँ चली आई। श्रीनिका खामोशी से सिर झुकाकर खड़ी अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी और ये देखकर राणावत जी अपनी दमदार आवाज में उसे शिद्दत से घूरते हुए बोले, चलिए माफ किया आपकी बहन को। ये सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, दीदी क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती है ताकि हम दोनों आपस में और मिल सके और बातें कर सके? ये सुनकर श्री ने अपनी नजर उठाकर प्रख्यात की तरफ देखा तो प्रख्यात उसकी खूबसूरत निगाहों में जुनून से देखते हुए बोला, लिखिए इनका नंबर। इतना कहकर राणावत जी श्री का नंबर बोलने लगे और जुनून से उसकी आंखों में देखते रहे। अपने पति की तपिश भरी निगाहों से तंग आकर श्री ने अपनी नजर झुका ली। हिमाद्री ने तुरंत श्री को मिस कॉल किया और बोली, मेरा भी नंबर सेव कर लेना दीदी। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और हिमाद्री इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, ये अभी पता नहीं कहाँ चले गए, एक बार उन्हें भी दीदी के हस्बैंड से मिल लेना चाहिए था। हिमाद्री इधर उधर देख रही थी। तभी राणावत जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए शिद्दत से बोले, चलिए अब हमें घर जाना है, विहान हमारा इंतजार कर रहा होगा। हिमाद्री उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई। श्रीनिका उसकी तरफ मुड़ी और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अपना ख्याल रखना और खुद को कभी अकेली मत समझना, जब भी मन करे मुझे कॉल कर देना। हिमाद्री ने खुशी से हाँ कह दिया और तुरंत श्रीनिका के गले लगे। श्री ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। ये सब देखकर प्रख्यात को अजीब सी जलन हो रही थी। श्री उसके सामने तो कुछ बोलती भी नहीं है और ना ही कुछ करती है, बस मूर्ति बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ तो देखो एक अनजान लड़की के गले लग रही है। राणावत जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार आवाज में बोले, अब चले। श्रीनिका हिमाद्री से अलग हुई और अपने पति के साथ वहां से जाने लगी। उन दोनों के जाने के बाद हिमाद्री हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसे दूर से अभी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अभी उसके पास आया और बोला, कहाँ गई आपकी दीदी? हिमाद्री, उनके हस्बैंड ने ले गए, चलिए अब आप मुझे आश्रम छोड़ दीजिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है। ये सुनकर अभी का मुंह उतर गया। उसने हिमाद्री का हाथ पकड़ा और शिद्दत से बोला, हम आपको इस दुनिया की सारी खुशियां देंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हिमाद्री मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है, चलिए अब आप जल्दी से, वरना हम दोनों को ही दिक्कत हो जानी है। अभी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ मॉल से बाहर ले गया। वहीं प्रख्यात श्री को लेकर मॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया और असहज महसूस करते हुए आगे बढ़ने लगा और लेडीज प्राइवेट वेयर शॉप के आगे जाकर रुक गया और उसके पीछे श्रीनिका भी खड़ी हो गई। राणावत जी एक तक उस शॉप को देखे जा रहे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत थी और ना ही श्री से कुछ कहने की। काफी देर तक वो दोनों यूं ही खड़े रहे। तभी राणावत जी ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, बाकी सब तो ले लिया है, अब बस इनरवेयर्स बाकी है, तो जाइए ले लीजिए। ये सुनकर श्री ने नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके गाल लाल हो गए और वो शर्मिंदगी महसूस करने लगी। दोनों ही कतरा रहे थे, एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे, लेकिन उस शॉप के बाहर खड़े थे। अब प्रख्यात ने हिम्मत की और श्रीनिका का हाथ पकड़कर उसे शॉप के अंदर ले गया और काउंटर के पास ले जाकर बोला, ले लीजिए। श्री शर्माते हुए बोली, मुझे वो। प्रख्यात समझ रहा था उसकी सिचुएशन, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, आपसे नहीं हो रहा तो आप हमें अपनी साइज बता दीजिए, हम ले लेते हैं। ये सुनकर तो श्री की हालत ही खराब हो गई। ऐसे कैसे वो अपनी साइज किसी को बता सकती है? वो कुछ नहीं बोली। तो प्रख्यात बेचैनी और बेताबी से बोला, भूलिए मत हम आपके पति है, तो आपको आज नहीं तो कल हमें ये सब बताना ही होगा। श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और प्रख्यात के करीब आकर धीमी आवाज में उसने अपने इनरवेयर्स की साइज बता दी, जिसे सुनकर प्रख्यात ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत काउंटर पर जाकर उसने श्री के लिए पूरे 10 जोड़ी इनरवेयर्स खरीद लिए और जल्दी से उन्हें पैक करके अपनी बीवी के पास आया जो सिर झुकाकर खड़ी थी। राणावत जी अपनी दमदार आवाज में आदर से बोले, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों मॉल से बाहर निकल आए और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। कार के अंदर दोनों खामोशी से बैठे हुए थे। दोनों के बीच में एक अजीब सी दूरियां बन गई थी, जिस वजह से वो दोनों असहज महसूस कर रहे थे। प्रख्यात ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कानों में श्री के शब्द गूंज रहे थे जब उसने अपनी इनरवेयर्स की साइज अपने पति को बताई थी। राणावत जी का दिल धक धक कर रहा था और आंखों में जुनून छाया हुआ था। जनाब रह रहकर छुप छुप कर अपनी बीवी को देख रहे थे, जो खुद अपनी तिरछी नजर से उन्हें ही देख रही थी और दोनों की नजरें आपस में मिल गई और दोनों का ही दिल धक धक करने लगा और दोनों ने अपनी नजर हटा ली। श्री ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक बार फिर से तिरछी नजर से प्रख्यात की तरफ देखा तो इस बार उसकी नजर राणावत जी के हाथ पर पड़ी, जिसकी उंगली पर चोट लगी हुई है। ये देखकर श्री को अजीब सा दर्द हुआ और वो तुरंत बेचैनी से अपनी मीठी आवाज में बोली, राणावत जी। ये आवाज सुनते ही प्रख्यात का तन बदन सिहर उठा और उसने तुरंत सच्ची शिद्दत से अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, जी मिसेस राणावत। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और श्री बोली, आपको चोट लगी है? प्रख्यात उसकी बेचैन और खूबसूरत निगाहों में देखते हुए बोला, बहुत। श्रीनिका और ज्यादा बेचैन होकर खिसक कर उसके पास आई और बोली, दर्द हो रहा है क्या? राणावत जी भी उसके करीब आए और जुनून से बोले, बहुत ज्यादा। श्रीनिका, मैं कुछ करूं? प्रख्यात, हाँ सिर्फ आप। श्री का तन बदन सिहर उठा था और उसने हिम्मत करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रख्यात का हाथ पकड़ लिया, जिससे प्रख्यात के बदन में करंट सा दौड़ पड़ा और वो बेताब होने लगा। श्रीनिका ने उसकी उंगली पर हाथ रखा और बोली, देखिए ना खून आ रहा है। प्रख्यात उसके खूबसूरत और हसीन चेहरे को देखते हुए बोला, आप कुछ करो ना। श्रीनिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन हल्का सा खून आ रहा था। श्री ने गहरी सांस ली और अपने बैग से अपना रुमाल निकालकर उसकी उंगली पर बांध दिया और तुरंत उससे दूरी बना ली। ये देखकर हमारे राणावत जी तो अपने जुनून की दुनिया से बाहर निकल आए और शिद्दत से उस कन्या को देखने लगे।
वही राणावत मेंशन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। कल राणावत खानदान के बड़े बेटे हमारे प्रख्यात राणावत का जन्मदिन है और कल मेंशन में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। गजेंद्र जी ने प्लान बनाया था कि पार्टी में मिस्टर मेहता और उनकी बेटी काव्या को भी बुलाया जाएगा ताकि कल प्रख्यात और काव्या आपस में मिले और एक दूसरे से बात करें ताकि प्रख्यात इस शादी के लिए तैयार हो जाए। प्रख्यात को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कल उसके बर्थडे की ग्रैंड पार्टी आयोजित की जा रही है जिसमें काव्या भी आने वाली है। वो तो अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए आगे बढ़ रहा था अपनी पत्नी के साथ। कुछ देर बाद रेंज रोवर गाड़ी दिल्ली के डायमंड प्रेस्टीजियस एरिया में जाकर रुकी। दिल्ली का सबसे महंगा और हाई क्लास एरिया है, वहां पर पहुंच गई और उसी एरिया में बनी एक 70 मंजिल की बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में जाकर खड़ी हो गई। पार्किंग एरिया में विहान और गार्ड्स खड़े थे। गार्ड ने दरवाजा खोला तो हमारे राणावत जी अपनी शान और गुरूर से गाड़ी से बाहर निकल आए और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए श्रीनिका की तरफ का दरवाजा खोला और उसकी तरफ आदर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मासूम और सीधी लड़की श्री ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बड़ी नजाकत से गाड़ी से बाहर निकल आई। श्री अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर-उधर देख रही थी, खुद में सिमटने लगी थी और राणावत जी के हाथ को कसकर पकड़ रही थी। ये देखकर प्रख्यात बोला, आज से कुछ दिनों के लिए हमें यहीं पर रहना है, आइए। श्रीनिका ने नजरें उठाकर आसपास देखा, तभी विहान प्रख्यात से बोला, सर फ्लैट रेडी हो चुका है, सारी सुविधाएं मौजूद है और चाची जी आ गई है, ऊपर फ्लैट में आप दोनों का इंतजार कर रही है। ये सुनकर प्रख्यात एकदम सीरियस हो गया और अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा। लिफ्ट में घुसकर वो तीनों बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए जहां पर लॉबी में फ्लैट नंबर 102 के बड़े से दरवाजे पर तोरण लगा हुआ था। द्वार पर फूलों से रंगोली बनाई गई थी। ये सब देखकर भी प्रख्यात के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई और वो अपनी बीवी के साथ आगे बढ़ गया। वही रवीना जी एक दो नौकरों के साथ मिलकर घर में सारी तैयारियां करवा रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। आज वो अपनी बड़ी बहू का दीदार करेंगी, अपने प्रख्यात की दुल्हन को देखेगी। किचन में खाना बन रहा था और रवीना जी आरती की थाली लिए हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। तभी एक नौकर उनके पास आई और बोली, मालकिन वो लोग आ गए हैं और सच में हमारी बहुरानी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रवीना जी खुशी से घर के द्वार तक पहुंच गई और तभी प्रख्यात श्रीनिका के साथ घर के द्वार पर पहुंच गया। अपने सामने एक अनजान महिला को देखकर श्रीनिका थोड़ा डरने लगी और प्रख्यात के पीछे छुपने लगी। वही रवीना जी भावुक होकर उस प्यारी सी लड़की को देखने लगी। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत, कितनी मासूम, कितनी सौम्य और नाजुक सी कली है ये। रूप तो चांद को भी टक्कर देता है और बदन का गोरा रंग दूध की होड़ करता है। रवीना जी ने भावुक होकर प्रख्यात की तरफ देखा और बोली, थैंक यू बेटा, हमें इतनी प्यारी बहू देने के लिए। प्रख्यात के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो अपनी पत्नी को अपने साथ अपने असली घर यानी कि राणावत मेंशन लेकर जाना था, लेकिन अपनी चाची की कसम और मां की तबीयत ने उसे रोक लिया था। प्रख्यात के भावी चेहरे को देखकर रवीना जी उदासी से बोली, बेटा हम जानते हैं आपके ऊपर क्या बीत रही है। प्रख्यात तुरंत अपनी सख्त आवाज में बोला, मासी प्लीज आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए क्योंकि हम थक गए हैं एंड आई नीड टू रेस्ट बिकॉज़ आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू ऑफिस। प्रख्यात के ऐसे व्यवहार को देखकर श्रीनिका को अच्छा नहीं लगा कि वो अपनी मासी से ऐसे बात कर रहा है जबकि वो तो कितनी मीठी बोल रही है। श्री नजर झुकाकर उसके पीछे खड़ी थी। तभी रवीना जी प्यार से बोली, श्रीनिका आगे आइए बेटा। किसी के मुंह से पहली बार खुद के लिए बेटा सुनकर श्रीनिका की आंखें भर आई। उसे आज तक किसी ने बेटा नहीं कहा था और प्यार से तो बुलाया ही नहीं था। श्रीनिका भावुक होकर आगे आने लगी और अपने पति के बगल में खड़ी होकर आंखों में आंसू लिए रवीना जी को देखने लगी। तभी रवीना जी उसके गाल पर हाथ रखकर और प्यार से बोली, बहुत सुंदर है आप, बिल्कुल परी की तरह। प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को देख रहा था जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और ये देखकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी बीच ली और बेताबी से अपनी खूबसूरत पत्नी को देखने लगे। रवीना जी ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर श्रीनिका ने कुमकुम से भरी थाली में अपने शुभ कदम रख दिए और फिर उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी और घर के आंगन में उसके खूबसूरत कदमों के निशान बनते जा रहे थे जिन्हें देख देखकर राणावत जी का जुनून बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उनकी जिंदगी में उनकी लक्ष्मी आ ही गई, उसके कदम पड़ ही गए। श्रीनिका के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा था उसे वो मन ही मन खुश हो रही थी। उसे आज बहुत स्पेशल फील हो रहा था। घर के अंदर आते ही प्रख्यात और श्रीनिका ने रवीना जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। रवीना जी प्यार से उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों की जोड़ी हमेशा महादेव की कृपा से बनी रहे। श्रीनिका के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। तभी प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोला, हम आराम करने जा रहे हैं। इतना कहकर प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया। ये देखकर श्रीनिका का मुंह उतर गया और वो बेचैनी से उसे एक रूम के अंदर जाते हुए देखने लगी। तभी रवीना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर बैठ गई और प्यार से बोली, उदास मत होइए बेटा, उनका गुस्सा कुछ पलों का ही होता है और वैसे भी वो हमसे गुस्सा है, आपसे नहीं। आप दोनों को अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है मिलकर। श्रीनिका चुपचाप रवीना जी की सारी बातें सुन रही थी और उससे जो कुछ पूछा जा रहा था उसका जवाब भी दे रही थी। कुछ देर बाद रवीना जी ने गहरी सांस ली और श्रीनिका के बालों को ठीक करते हुए बोली, बेटा प्रख्यात ने हमें आपके बारे में सब कुछ बताया कि आपके साथ कितना गलत हुआ जिसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ा, लेकिन अब आपको सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आपको अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए बेटा, ज्यादा पर्सनली तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब आप दोनों को पति पत्नी की तरह साथ में रहना होगा, एक दूसरे को एक दूसरे का सब कुछ सौंपना होगा। पति पत्नी के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो बस अब आप दोनों उसी में आगे बढ़ जाइए। शादी तो हो ही चुकी है और कुछ दिनों बाद आप अपने असली ससुराल भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन कुछ दिनों में आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए, एक दूसरे के हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रवीना जी की बात सुनकर श्रीनिका के हाथ पैर कांपने लगे, पूरे बदन में सिहरन दौड़ रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 24। श्रीनिका चुपचाप रवीना जी की सारी बातें सुन रही थी और उससे जो कुछ पूछा जा रहा था उसका जवाब भी दे रही थी। कुछ देर बाद रवीना जी ने गहरी सांस ली और श्रीनिका के बालों को ठीक करते हुए बोली, बेटा प्रख्यात ने हमें आपके बारे में सब कुछ बताया कि आपके साथ कितना गलत हुआ जिसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ा, लेकिन अब आपको सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आपको अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए बेटा, ज्यादा पर्सनली तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब आप दोनों को पति पत्नी की तरह साथ में रहना होगा, एक दूसरे को एक दूसरे का सब कुछ सौंपना होगा। पति पत्नी के बीच किस प्रकार का संबंध होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो बस अब आप दोनों उसी में आगे बढ़ जाइए। शादी तो हो ही चुकी है और कुछ दिनों बाद आप अपने असली ससुराल भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन कुछ दिनों में आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, एक दूसरे के हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रवीना जी की बात सुनकर श्रीनिका के हाथ पैर कांप रहे थे, पूरे बदन में सिहरन दौड़ रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद श्रीनिका चुपचाप सोफे पर बैठी हुई अपनी चूड़ियों को देख रही थी। वही रवीना जी किचन के अंदर लंच की अरेंजमेंट करवा रही थी। विहान नीचे ही था, गार्ड्स को कुछ समझा रहा था। श्रीनिका उस घर को देख रही थी जो कि कितना सुंदर है और काफी आलीशान भी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। तभी लॉबी में बने 3 रूम में से एक रूम का दरवाजा खुलता है जिसमें से हमारे राणावत जी बाहर निकल आते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए वो किचन की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें हॉल में सोफे पर सिकुड़ कर बैठी हुई मिसेज राणावत दिखाई दी, जिसे देखकर वो अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से बोले, वहां अकेली क्यों बैठी आप? ये भारी आवाज सुनकर श्रीनिका तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर सिर झुकाकर बोली, बैठने के लिए कहा था मासी जी ने। श्रीनिका के मुंह से मासी जी सुनकर प्रख्यात को अच्छा लगा और वो अपनी सख्त आवाज में बोला, बैठने के लिए कहा होगा लेकिन अकेले बैठने की जरूरत नहीं, आइए किचन में और सबसे बातें कीजिए, सबसे घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। श्रीनिका चुपचाप उसके पास आ गई और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। राणावत जी उसे किचन तक ले आए और अंदर मौजूद अपनी मासी को देखते हुए बोले, इन्हें अकेले मत बैठने दीजिए, इनसे बातें कीजिए और कोई छोटा बड़ा काम तो इनसे करवा ही सकते हैं ताकि इन्हें अकेला फील ना हो। ये सुनकर रवीना जी श्री के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे ले आई और प्यार से बोली, क्या आपको आलू के पराठे बनाने आते हैं बेटा? श्रीनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी किचन के द्वार पर खड़े राणावत जी अपनी सख्त आवाज में बोले, श्रीनिका बोलकर जवाब दीजिए, हर बार गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं।
श्रीनिका झेप गई और तुरंत बोली, जी आते हैं बनाने। रवीना जी, तो आप आलू का मसाला रेडी कर दीजिए, तब तक सुधा आटा गूंथ लेगी। श्रीनिका फिर से हमें अपनी गर्दन हिलाने वाली थी, लेकिन रुक गई और बोली, जी मासी जी। राणावत जी अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसे काम करते हुए देख रहे थे और अपनी दमदार आवाज में बोले, मासी अगर किसी के पास हमारे लिए भी वक्त हो तो एक कप कॉफी बनाकर भेज दीजिए। इतना कहकर राणावत जी अपनी तेज नजरों से श्रीनिका को देखा और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही रवीना जी बोली, बेटा ये मसाला बाद में बना लेंगे, पहले आप एक कप कॉफी बना दीजिए जल्दी से, वरना हमारे शहजादे का गुस्सा सिर चढ़ने लगेगा। ये सुनकर श्रीनिका तुरंत कॉफी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने एक कप कॉफी बना ली और अपनी धीमी आवाज में बोली, कॉफी बन गई है मासी जी। रवीना जी, ठीक है, तो आप ये कॉफी प्रख्यात को दे आइए, वो अपने रूम में होंगे। ये सुनकर श्री थोड़ी घबराने लगी और ट्रे में एक कप कॉफी लेकर किचन से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगी। लॉबी में सबसे पहले वाले रूम के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई और गहरी सांस लेकर उसने एक हाथ से रूम का दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से एक दमदार आवाज आई। ये आवाज सुनते ही श्री के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रूम का दरवाजा खोला और धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए रूम के अंदर आ गई। अंदर आते उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत और आलीशान रूम के सामने था, जिसमें सामने एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे बाहर का नजारा दिख रहा था। बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे। खिड़की के बगल में एक दरवाजा था जहां से रूम की बालकनी दिख रही थी। वहीं ये बड़े से रूम में एक तरफ एक बड़ा सा किंग साइज बेड था जो सलीके से सेट किया हुआ था। बेड के दोनों तरफ साइड टेबल पर खूबसूरत लैंप लगे हुए थे। रूम बहुत ही सुहावना और आकर्षक था। श्रीनिका अपनी जगह पर जम सी गई और पूरे रूम को देख रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी में चेयर पर बैठे अपने पति पर पड़ी, जो टेबल पर रखे लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उनका चेहरा इस वक्त काफी सीरियस दिख रहा था। प्रख्यात को देखकर श्री के चेहरे पर एक अलग ही नूर छाने लगा और आंखों में चमक आने लगी। वो अपने नाजुक कदमों से पायल की मधुर ध्वनि करते हुए आगे बढ़ने लगी। वही बालकनी में बैठे राणावत जी का दिल धक धक करने लगा। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक बनने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस ध्वनि को महसूस करने लगे। तो वो छन छन की ध्वनि उन्हें बड़ा सुकून दे रही थी। राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो आंखें बंद करके आराम से चेयर पर बैठे रहे। तभी श्रीनिका बालकनी में आई और अपने पति के सामने खड़ी होकर आदर से बोली, राणावत जी। उफ, ये आवाज और ये कन्या राणावत जी की जान ही ले लेंगे। प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और सच्ची शिद्दत से अपने सामने खड़ी अपनी पत्नी को देखते हुए जुनून से बोले, जी मिसेस राणावत। श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा और वो कॉफी का कप देखते हुए बोली, वो मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ, पी लीजिए। श्री की बड़ी बड़ी पलकों को और चेहरे को देखकर राणावत जी जुनून से बोले, पिला दीजिए। ये सुनकर श्रीनिका हैरानी से बोली, जी। प्रख्यात अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, टेबल पर रख दीजिए। श्रीनिका ने टेबल पर कप रख दिया और तुरंत वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात बोला, रूम की अलमारी में हमारी एक फाइल रखी है, काफी जरूरी है, तो क्या वो आप ला देंगी? श्रीनिका ने हाँ कहा और तुरंत रूम के अंदर आकर अलमारी को देखने लगी, जो काफी बड़ी थी। उसने अलमारी को खोला तो हैरान रह गई। उस अलमारी में उसके सारे कपड़े और बाकी सभी सामान सलीके से सेट किए हुए थे। यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन भी अच्छे से रखे हुए थे। ये सब देखकर श्रीनिका को काफी हैरानी हुई और अचानक ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, मैं जानती हूँ ये सब आपने ही किया है राणावत जी, थैंक यू सो मच। श्रीनिका के इतना कहते ही बाहर बालकनी में बैठे प्रख्यात के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने सीने पर हाथ रखकर शिद्दत से कहा, यू आर मोस्ट वेलकम मिसेस राणावत। श्रीनिका ने अलमारी को बंद किया और उसके बगल वाली अलमारी को खोला तो उसमें से उसे एक फाइल मिली, जिसे लेकर वो तुरंत बालकनी में आई और बोली, ये लीजिए आपकी फाइल। प्रख्यात ने उसके हाथ से फाइल ले ली और उसे पढ़ते हुए बोला, आपको अकाउंट्स एंड टैक्स रिलेटेड प्रोसेस आते हैं? ये सुनकर श्री तुरंत बोली, हाँ। प्रख्यात फाइल के पन्ने पलटते हुए बोला, तो हमारा ये काम कर देंगे आप? एक्चुअली आज हमारा पर्सनल सीए छुट्टी पर है और बाकी किसी पर भी हम यकीन नहीं कर सकते और आज ही हमें ये टैक्स रिटर्न करवाना है, सो कैन यू। श्रीनिका की आंखों में चमक आ गई। उसे तो ये सब बहुत पसंद है, लेकिन कभी उसे ये सब करने का मौका ही नहीं दिया गया और आज जब उसे मौका मिला है तो वो बोली, मैं कर दूंगी। ये सुनकर राणावत जी ने एक चेयर को खींचकर अपने पास रखी और अपनी दमदार आवाज में बोले, बैठ जाइए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। प्रख्यात ये सब जानबूझकर कर रहा था, वरना उसके पास एनी टाइम 10 से ज्यादा सीए अवेलेबल रहते हैं। वो बस चाहता है कि जितना ज्यादा हो सके ये कन्या उसके आसपास रहे, ताकि वो चैन से इसे निहार सके, इसकी करीबी का सुकून हासिल कर सके। और दूसरी वजह यह है कि इन सब से श्री को भी खुशी मिलेगी और वो अपने हुनर को खुलकर जी पाएगी। श्रीनिका प्रख्यात के पास चेयर पर बैठ गई और प्रख्यात ने अपने लैपटॉप को उसकी तरफ घुमा दिया और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, लैपटॉप चला पाएंगी या मोबाइल दे आपको? श्रीनिका प्रख्यात के बदन से आती आकर्षक मर्दाना महक से बहक रही थी। ऊपर से इस इंसान की आवाज भी इतनी आकर्षक और शानदार है कि श्री के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रही थी। ये देखकर राणावत जी ने अपनी चेयर को खिसकाकर उससे दूरी बना ली तो वो तुरंत बेचैन होकर बोली, ऐसा क्यों किया आपने? प्रख्यात टेबल से कॉफी का कप उठाते हुए और एक सिप लेते हुए बोला, ताकि आप असहज महसूस न करें। श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उदासी से बोली, ठीक है, हम लैपटॉप नहीं चला सकते। अपनी पत्नी की उदासी देखकर और उसके मन में चल रहे भाव को समझते हुए प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो अपनी चेयर खिसकाकर वापस उसके पास आ गया। ये देखकर श्री के दिल को सुकून मिला और अपनी अनजानी सी खुशी को महसूस करते हुए वो दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। प्रख्यात ने अपना मोबाइल निकाला और उसे श्री की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए और शुरू हो जाइए। श्री के हाथ कांप रहे थे। इतना महंगा फोन अपने हाथ में लेते हुए उसने फोन लिया और ओपन करने लगी तो उसमें पासवर्ड की जरूरत थी। ये देखकर वो बड़ी मासूमियत से बोली, पासवर्ड? राणावत जी उसके और करीब आने लगे और वो बहकने लगी, खुद में सिमटने लगी, उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी प्रख्यात ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और जुनून से बोला, लिखिए 25 and ₹24 and ₹23। इतना खतरनाक पासवर्ड सुनकर तो श्रीनिका हैरान रह गई और अब हड़बड़ाहट के कारण वो ठीक से पासवर्ड टाइप भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से प्रख्यात की करीबी उसे बहका रही थी। ये सब देखकर प्रख्यात ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और उसके गाल के करीब आकर जानबूझकर उससे अपने गाल टच करते हुए पासवर्ड लगाने लगा। श्रीनिका की तो हालत खराब हो रही थी और वो दूर होने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे मासी जी की कही बात याद आ गई कि अब श्री को अपने पति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अब उन दोनों को पति पत्नी की तरह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब सोचते हुए श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अब दूर हटने की कोशिश को रोक दिया और ऐसे ही बैठी रही ताकि राणावत जी उसके साथ कुछ करे। श्रीनिका की बंद होती हुई हलचल देखकर प्रख्यात का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो अपनी पत्नी के बिना कहे समझ गया कि वो तैयार है। राणावत जी ने मोबाइल को तो टेबल पर रख दिया और मदहोश होकर श्री की ठुड़ी को होले से पकड़कर उसके बेमिसाल चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। श्री का दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो रही थी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और जिस वजह से उसके सीने के आकार उभर कर आ रहे थे, जिसे देखकर राणावत जी उत्तेजित होने लगे। वो अपने बीवी के और करीब आए और उसके होठों को नशे से देखते हुए उन होठों का स्वाद चखने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये देखकर श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। धीरे धीरे राणावत जी ने उसके चेहरे को थाम लिया और अब उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पत्नी के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी उनका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज से वो दोनों ही झेप गए। बड़ी मुश्किल से श्री ने हिम्मत की थी, लेकिन सब वेस्ट हो गया और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर अपने पति के सामने पीठ कर लेती है। प्रख्यात को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जैसे उसने मोबाइल स्क्रीन पर अपने पिताजी का नाम देखा तो उसने खुद को कंट्रोल किया और कॉल अटेंड करते हुए आदर से बोला, जी पापा। गजेंद्र जी चिंता से बोले, है कहाँ पर आप बेटा? कल रात से घर नहीं लौटे हो कहा? और आपकी मासी बता रही थी कि आप किसी जरूरी काम से गए हो, तो क्या काम है हमें भी बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा बेटा रात भर घर से बाहर क्यों है। अपने पिता की बात सुनकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करते हुए बोला, पापा कई बार जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है तो कई रातें बाहर भी बितानी पड़ती है। गजेंद्र जी हम समझते हैं बेटा, लेकिन आपकी माँ का क्या करे? वो सुबह से आपके नाम का जाप कर रही है कि उन्हें बुलाओ, हमारे बेटे को बुलाइए। अच्छा चलिए आज शाम को जल्दी घर लौटाना, कल आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ग्रैंड पार्टी आयोजित की गई है। पूरे बिजनेस फील्ड के लोगों को बुलाया गया है और सभी रिश्तेदार भी आने वाले हैं। ये सुनकर प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और हैरानी से और गुस्से से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं और ये सब करने से पहले आपने हमें क्यों नहीं बताया? यू नो पापा आई डोंट लाइक दिस।
प्रख्यात के गुस्से को देखकर श्रीनिका सहम सी गई और उसकी तरफ देखने लगी तो वो गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और मोबाइल पर अपने पिता से बात कर रहा था। ये देखकर श्रीनिका का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रख्यात गुस्से से बोला, हमारे पास वक्त की कमी है और ऐसे में हम अपने दिन के इतने घंटे पार्टी में वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। गजेंद्र जी इसे समझाने लगे, लेकिन प्रख्यात उन्हें कैसे बताए कि वो अपनी पत्नी के साथ भी रहना चाहता है, अपने दिन के कई घंटे अपनी पत्नी को देना चाहता है, लेकिन यहाँ तो फालतू की बर्थडे पार्टी मनाने का फैसला लिया गया है। प्रख्यात ने तो साफ तौर पर मना कर दिया था और मजबूरी में गजेंद्र जी को भी मानना पड़ा। प्रख्यात ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा तो श्री कहीं नहीं थी। ये देखकर प्रख्यात ने जोर से टेबल को लात मारी और अपने दांत पीसते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से उस नाजुक सी कन्या ने आज सामने से कोशिश की थी, हमारे साथ खुद को सहज करने लगी थी, लेकिन इस बर्थडे ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन को खराब नहीं होने देंगे, भाड़ में जाए ऐसी पार्टी। प्रख्यात गुस्से में आकर रूम से बाहर निकल आया और सीधा किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा वहां श्रीनिका आलू का मसाला बना रही थी और रवीना जी उसके पास खड़ी थी। तभी प्रख्यात सख्ती से बोला, मासी जरा एक मिनट आइए तो। इतना कहकर राणावत जी वहां से चले गए और रवीना जी भी उनके पीछे पीछे चली गई और रूम में आकर प्रख्यात सख्ती से बोला, मासी आपने कहा था ना कि आप उन सबको हैंडल कर लेंगी, तो आप उनसे कह दीजिए कि हमें किसी भी तरह का कोई बर्थडे नहीं मनाना है। आप जानती है ना, हमें श्री के साथ भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, इन्हें जिंदगी जीना सिखाना है, इनके लिए बहुत कुछ करना है। ऐसे में बर्थडे मनाना नहीं, हमें नहीं चाहिए और इन्हें कैसे अकेला छोड़ दे हम। रवीना जी ने उसके चेहरे को थाम लिया और प्यार से बोली, आप शांत हो जाइए, हम घर जाकर सभी से बात कर लेंगे बस। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उनसे दूर होकर अपने रूम की खिड़की के पास चला गया। वही रूम के दरवाजे पर खड़ी श्री ने ये सब सुन लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, कल आपका जन्मदिन है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आपके माँ पापा आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर होगा, आप कल की पार्टी में जरूर जाएंगे राणावत जी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 25। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उनसे दूर होकर अपने रूम की खिड़की के पास चला गया। वही रूम के दरवाजे पर खड़ी श्री ने सब सुन लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, कल आपका जन्मदिन है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आपके माँ पापा आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर होगा, आप कल की पार्टी में जरूर जाएंगे राणावत जी। इतना कहकर श्री ने अपने दुपट्टे से पल्लू लिया और रूम के दरवाजे को नॉक करते हुए अपनी सौम्य और मीठी आवाज में बोली, मासी जी सुधा आंटी आपको बुला रही है। ये मीठी और दिल को सुकून देने वाली आवाज सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। वही रवीना जी ने रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो उनकी प्यारी सी बहू दरवाजे पर खड़ी थी। रवीना जी प्यार से बोली, हाँ बेटा। इतना कहकर रवीना जी रूम से बाहर चली गई और श्रीनिका वहीं खड़ी होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पति की पीठ को देख रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। उसने बेचैनी से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया और अपनी बात कहने के लिए बेचैन होने लगी। वो यूं ही खड़ी रही और सोचती रही कि किस हक से उनसे कहे कि वो अपनी बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाए। अब उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उदास होकर वहां से जाने लगी। तभी राणावत जी अपनी दमदार आवाज में, क्या कहना चाहती है आप। ये सुनकर श्री ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और हिम्मत करके बोली, मैं जानती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे में आपको अपना बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। श्रीनिका की ये बात सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी आवाज में बोला, और जो हम कह दे कि हमें अपना जन्मदिन नहीं मनाना तो श्री, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा राणावत जी। अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनकर प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा और बेताब होकर वो तुरंत श्री की तरफ मुड़ा तो उस कन्या ने तुरंत अपनी नजर झुका ली और अपने दुपट्टे को कस लिया। राणावत जी अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगे और ये देखकर श्री पीछे हटने लगी। तभी प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोले, कहीं नहीं जाएंगी आप और ना ही हम कहीं जाएंगे। श्री ने बेचैन होकर तुरंत उसकी तरफ देखा और अपनी मीठी आवाज में बोली, बहुत नसीब वाले हैं आप जो आपको इतना प्यार करने वाले माता पिता मिले, जो आपकी छोटी छोटी खुशियों के लिए इतना सोचते हैं, और उन्हीं माता पिता को दुखी करना उचित नहीं। हमसे पूछिए कि माता पिता क्या होते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी जरूरत होती है। आपको जन्मदिन मनाना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उनकी खुशी के लिए मना लीजिए। श्रीनिका बहुत सौम्यता और मिठास से कह रही थी, लेकिन उसकी बातों में छिपा दर्द प्रख्यात समझ रहा था। वो तुरंत उसके पास आया तो वो दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और अपनी नजर झुका दी। प्रख्यात उसके बेहद करीब आ गया और उसके दोनों तरफ दीवार पर अपने हाथ रखकर उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए जुनून से बोला, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी में अब एक और जरूरी सदस्य आ गया है। श्रीनिका का तन बदन से उठा और प्रख्यात उसके और करीब आकर उसके कान में बोला, और सच कहे तो ये सदस्य अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनता जा रहा है, क्योंकि इसके साथ हमारा पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। इसके साथ हमें अपनी जिंदगी बितानी है और ऐसे में इस इंसान को हम एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। श्री की सांसें तेज होने लगी, बदन की गर्मी बढ़ने लगी। पति के बदन से आती महक और उसकी गर्म सांसें श्री को बेचैन और बेसब्र कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीमी आवाज में बेसब्र होकर बोली, और वो इंसान कौन है राणावत जी। प्रख्यात के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो श्री के और करीब आया और उसके कान में अपनी आकर्षक आवाज में बोला, आप, सिर्फ और सिर्फ आप। ये सुनते ही श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और गाल लाल हो गए। उसने बेचैन होकर प्रख्यात की शर्ट को पकड़ लिया और ये देखकर राणावत जी तो नशे में चूर होने लगे। उन्होंने श्रीनिका के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसके माथे से अपना माथा मिला लिया। श्रीनिका तो कांपने लगी और अपने पति की शर्ट को और कसकर पकड़ने लगी। राणावत जी अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करते हुए बोले, एक लड़के के लिए उसके माता पिता के साथ साथ उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी होती है, और हमारी पत्नी तो एकदम मासूम और सीधी है, ऐसे उन्हें हम अकेला नहीं छोड़ सकते। प्रख्यात की बातें श्री का दिल छू रही थी और वो बढ़ते हर पल के साथ प्रख्यात के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती जा रही थी। वो समझ रही थी कि उसके पति उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे तो समझाना होगा। श्री ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए बोली, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाइए राणावत जी, प्लीज। बस श्री का इतना ही कहना था कि राणावत जी अपनी मदहोशी से बाहर निकल आए। उन्होंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और बोले, याद रखना, हम खुद की खुशियों का बलिदान देने वालों में से नहीं है। श्री, मैं आपको बलिदान देने भी नहीं दूंगी, आपकी खुशी आपको जरूर मिलेगी, मैं आपका इंतजार करूंगी। ये सुनकर तो राणावत जी की बेचैनी और तड़प की तो कोई सीमा ही नहीं रही और उन्होंने तुरंत ही श्री का चेहरा थामकर उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए कहा, समझती क्यों नहीं आप, हम आपके बिना कोई खुशी नहीं मना सकते, लेकिन मेरे लिए तो मना सकते हो ना। ये सुनकर प्रख्यात ने श्री के चेहरे को और कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। ये देखकर श्री का दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें तेजी से चलने लगी, जिस वजह से सीना ऊपर नीचे होने लगा। और ये देखकर प्रख्यात को भी शर्म आ गई। उसने तुरंत श्री से दूरी बना ली और श्री ने शर्म से उसके सामने पीठ कर ली। राणावत जी ने गहरी सांस ली और अपनी सख्त आवाज में बोले, जाइए हमारे लिए डिनर रेडी कीजिए, आज हम सुकून से खाना खाना चाहते हैं। श्रीनिका अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए हिचकिचाते हुए बोली, तो कल आप बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हैं ना। प्रख्यात अपनी सख्त और कठोर आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर श्री उदास हो गई और बोली, आपको हमारी कसम राणावत जी, आपको जाना ही होगा। इतना कहकर श्रीनिका वहां से भागने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और सीधा दीवार से सटाकर खुद उसके बेहद करीब आ गए। श्रीनिका घबराने लगी, तेज तेज सांसें लेने लगी और राणावत जी उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोले, हमें मजबूर करने की कीमत चुका पाएंगे आप। श्रीनिका ने डरते हुए नाम में गर्दन हिला दी और तभी प्रख्यात सख्ती से बोला, कोई समझ नहीं रहा कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसे में सबको अपनी मर्जी चलानी है। अगर किसी दिन हमने अपनी मर्जी चला दी तो आप सबकी क्या हालत होगी। राणावत जी का गुस्सा और उनकी बेचैनी देखकर श्री ने उसके चेहरे को थाम लिया। ये एहसास पाकर, ये छुअन हासिल करके तो राणावत जी एकदम सुन्न पड़ गए और एक टक अपनी पत्नी को देखने लगे, जिसने उनके चेहरे को थाम लिया था। और अब वो नाजुक सी कली धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर अपने पति के जुनूनी चेहरे को देखते हुए डरते हुए बोली, शांत हो जाइए, मैं हूं ना आपको समझने के लिए।
प्रख्यात ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके ऊपर हावी होकर बेताबी से बोला, सिर्फ आप हो और आप ही चाहिए मुझे। श्रीनिका का तन बदन से उठा और वो मदहोश होकर बोली, मैं कभी आपको मजबूर नहीं कर सकती। प्रख्यात उसकी आंखों में देखते हुए शिद्दत से बोला, तो मत जाने दीजिए, हमें रोक लीजिए अपने पास। श्री ने तेज सांस लेते हुए बोली, जाना जरूरी है राणावत जी, आपके बिना हम अपना जन्मदिन नहीं मना सकते, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हमें श्रीनिका प्रख्यात सिंह राणावत शारीरिक रूप से हमारे साथ चाहिए। श्रीनिका हैरानी से उसे देखने लगी तो प्रख्यात ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और बेताबी से बोला, कल पार्टी में हम आपके सामने अपना बर्थडे केक कट करना चाहते हैं, तो ही हम कल जाएंगे, वरना नहीं। ये सुनकर श्रीनिका हैरानी से बोली, लेकिन मैं आपके माँ पापा के सामने कैसे जा सकती हूँ? प्रख्यात जुनून से बोला, आना पड़ेगा, हम आपका इंतजार करेंगे और एक कसम हम भी लेते हैं कि कल पूरे दिन हमारे शरीर में अन्न का एक दाना भी नहीं जाएगा जब तक शाम की पार्टी में हम आपको राणावत मेंशन में देख नहीं लेते। ये सुनकर श्री घबराने लगी। तभी प्रख्यात ने उसके रसगुल्ले जैसे गाल पर हाथ रखा और जुनून से बोला, अब तो खाना खिला दीजिए मिसेस राणावत। धीरे धीरे श्री के गाल लाल होने लगे और चेहरे पर एक अलग ही नूर छाने लगा। उसने अपनी मुस्कान को आने से रोक दिया और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। ये देखकर राणावत जी के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोले, आपके बिना हम अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते, कल आपको आना ही होगा और अपने पति की बर्थडे पार्टी में शामिल होना ही होगा। श्रीनिका घबराती हुई बहकती हुई किचन में चली आई और रवीना जी को देखते हुए उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया। रवीना जी ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोली, हाँ ये बेटा देखिए, हमने पुदीने और धनिया की चटनी बनाई है आलू के पराठे के साथ, आप जरा ये सारा खाना अलग अलग बाउल में सर्व करके डाइनिंग टेबल पर रख देंगी। श्रीनिका, हाँ मासी जी। इतना कहकर श्री अपना काम करने लगे और एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर जमाने लगी। वो डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स को सेट कर रही थी, तभी उसके तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज सांस लेते हुए अपनी नजर उठाकर देखा तो सामने राणावत जी अपनी शान और रौब से चलते हुए आ रहे थे। अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी निगाहों से अपनी बीवी को देख रहे थे। ये देखकर श्री टमाटर की तरह लाल हो गए और उसके तन मन में भी कई प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं जागने लगी। सच में उसके पति कितने ज्यादा हैंडसम और डैशिंग है, बदन की बनावट कितनी आकर्षक है, इनके बदन से भी कितनी आकर्षक महक आती है, जिससे श्रीनिका बहक जाती है। और ये जिस तरह श्री को देखते हैं, उफ, वो तो बेमिसाल है। राणावत जी अपनी पत्नी को कांपते हुए शर्माते हुए देख रहे थे और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी श्री किचन में भागे। प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी शान से चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसने अपने पिताजी को कॉल लगा दिया और अपनी दमदार आवाज में बोला, पापा कल की पार्टी एकदम शानदार होनी चाहिए, हम खुद उसमें शामिल हो रहे हैं। अपने पति की बात सुनकर किचन के दरवाजे के पास छुपकर खड़ी श्रीनिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसके कानों में बेहद आवाज आई, आपके लिए कुछ भी मिसेस राणावत। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 26। राणावत जी अपनी पत्नी को कांपते हुए शर्माते हुए देख रहे थे और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी श्री किचन में भाग गई। प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी शान से चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसने अपने पिताजी को कॉल लगा दिया और अपनी दमदार आवाज में बोला, पापा कल की पार्टी एकदम शानदार होनी चाहिए, हम खुद उसमें शामिल हो रहे हैं। अपने पति की बात सुनकर किचन में दरवाजे के पास छुपकर खड़ी श्री के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक आवाज आई, आपके लिए कुछ भी मिसेस राणावत। ये सुनकर श्री का तन बदन खिल उठा और वो किचन के अंदर चली गई और रवीना जी से बोली, मासी जी कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ कहिए बेटा। पार्टी कैंसिल मत होने देना, आपके बेटे पार्टी में जरूर शामिल होंगे। श्री का नुरानी चेहरा देखकर रवीना जी उसके गाल सहलाते हुए बोली, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन सही बहू आ गई हमारे खानदान में। रवीना जी का प्रेम पाकर श्री को बहुत अच्छा लग रहा था। वो भावुक हो रही थी, लेकिन अपनी भावनाओं को बाहर आने से रोक रही थी। रवीना जी ने जूस का जग लिया और बोली, आ जाइए मिलकर लंच करते हैं। इतना कहकर रवीना जी बाहर चली गई, लेकिन श्री की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाकर राणावत जी की तपिश भरी निगाहों का सामना करने की, इसलिए वो वही खड़ी रही और सुधा से बोली, सुधा आंटी आप कहाँ से हैं? सुधा वही जमीन पर बैठने लगी। तभी श्री ने उसे स्टूल देते हुए कहा, इस पर बैठ जाइए। सुधा मुस्कुराते हुए स्टूल पर बैठ गई और बोली, हम तो जोधपुर से हैं और आपकी सासू माँ के दहेज में उनके साथ दिल्ली आए थे, तब से यहीं पर है। श्रीनिका जिज्ञासु होकर बोली, और आपका परिवार? है ना, 2 जुड़वा बेटे हैं, एक तो आपके पतिदेव की सिक्योरिटी टीम में है, सिक्योरिटी गार्ड है, और दूसरा राणावत कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। और हमारे पतिदेव आपके ससुराल यानी कि राणावत मेंशन के बड़े से बागीचे में माली है और हम भी मेंशन में सबके लिए खाना बनाते हैं। लेकिन छोटी बहू आज हमें यहाँ ले आई और आज से हम आपके साथ इसी घर में रहेंगे जब तक आप मेंशन लौट ना जाए। ये सुनकर श्री का दिल धक धक करने लगा और वो बेचैनी से बोली, वहाँ सब लोग कैसे हैं? मेरा मतलब कि प्रख्यात जी की मम्मी, उनके पापा और भी कई लोग होंगे ना? सुधा, सब लोग बहुत अच्छे और सीधे हैं, राजपूत है, वो भी राजस्थान के, तो बस सबका स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन आपके पति से सब कम ही है। यानी कि हमारे बड़े राजकुमार का गुस्सा और उनके तौर तरीके ज्यादा खतरनाक है। पूरे खानदान में इनकी ही चलती है, क्योंकि ये बहुत समझदार और जिम्मेदार इंसान है। उम्र भले 26-27 साल की हो, लेकिन अकल बहुत ज्यादा है। खुश नसीब है आप जो इन्हें पति के रूप में पाया है। हम रोज आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे सबके बारे में। फिलहाल आप खाना खा लीजिए। प्रख्यात के बारे में सुनकर श्रीनिका के तन बदन में एक अलग ही उमंग पैदा हो रही थी, जैसे कि ये नाम सिर्फ उसके लिए है। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए किचन के दरवाजे के पास आकर बाहर देखने लगी तो डाइनिंग टेबल की सबसे सेंटर वाली चेयर पर राणावत जी किसी राजा की तरह बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, एकदम सीरियस दिख रहे थे। ये देखकर तो श्रीनिका की हिम्मत ही नहीं हुई बाहर जाने की। वो वहीं खड़ी रही और बाहर रवीना जी भी अपने चेयर पर बैठ गई और प्रख्यात के सख्त और कठोर चेहरे को देखकर बोली, बस कीजिए बेटा, आप कितना नाराज रहेंगे आप हमसे, हमारी भी मजबूरी समझिए। प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोला, हम हर किसी की मजबूरी समझने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया की मजबूरी और तकलीफों को समझने का ठेका महादेव ने हमें दे रखा है। ये सुनकर रवीना जी उदास हो गई और प्रख्यात के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हम जानते हैं कि आप श्री को मेंशन ले जाना चाहते हैं, सभी से मिलवाना चाहते हैं, लेकिन बस एक बार दीदी की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे, यकीन मानिए हमारा। प्रख्यात अपनी मुट्ठी भींच ली और धीरे से मगर गुस्से से बोला, आपसे एक बात साफ तौर पर कह देते हैं कि जो अगर किसी ने भी हमारी पत्नी को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें हमसे भी हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर तो रवीना जी के होश उड़ गए। वो तो अपने बेटे के जुनून और शिद्दत को देख हैरान थी। प्रख्यात की आंखों में जुनून और उग्रता साफ दिख रही थी, जो कि बहुत भयानक साबित होने वाली थी। अगर सब कुछ उसके अनुसार नहीं हुआ तो वो तबाही जरूर मचाएगा। लेकिन रवीना जी तुरंत चिंता से बोली, ऐसा मत कहिए प्लीज, आपके बिना हम सब कुछ भी नहीं है और हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अपने बेटे की बात सुनकर रवीना जी कुछ कहती, इससे पहले ही उन दोनों के कान में श्री के चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो दोनों ही शांत हो गए। श्रीनिका सिर पर दुपट्टे का पल्लू लिए बड़ी शालीनता और सभ्यता से बाहर आई, डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगी। राणावत जी ने एक नजर गौर से उसे देखा और अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से उसे देखना शुरू कर दिया। श्रीनिका अपनी पलकें झुकाए डाइनिंग रूम में आ गई और टेबल पर पानी का जग रखकर रवीना जी के पास चुपचाप खड़ी हो गई। वो महसूस कर पा रही थी कि उसके पति उसे देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। इससे श्री सिहर रही थी। उसे अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। राणावत जी की शिद्दत भरी निगाहें उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी चूड़ियों पर जाट की और वो अपने दमदार आवाज में बोले, चूड़ियों से खेलने से अच्छा है कि आप खाना खा ले। श्रीनिका झेप गई और तुरंत रवीना जी के बगल में नजरें झुकाकर बैठ गई। तभी रवीना जी प्यार से बोली, बहू चलिए आज आप प्रख्यात को खाना सर्व कीजिए अपने हाथों से। श्रीनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई और धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए अपने पति के पास आ गई और तभी उसके बदन से चंदन की महक राणावत जी को आने लगी, जिससे वो बहकने लगे। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से इधर-उधर देखने लगे। श्रीनिका ने अपने नाजुक हाथों से एक आलू का पराठा प्रख्यात की प्लेट में रखा और धीमी आवाज में बोली, लाल चटनी लेंगे या फिर हरी चटनी?
श्रीनिका की बात सुनकर राणावत जी बेताबी और जुनून से मगर धीमी आवाज में बोले, आपको लेंगे। ये सुनकर श्री के हाथ पैर फूलने लगे, उसका हाथ कांपने लगा। तभी प्रख्यात ने अपनी नजरें उसकी तरफ की और उसके कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे टेबल के नीचे कर दिया। अब तो श्री की हालत खराब होने लगी, उसके अंग अंग कांपने लगे, सांसें तेज हो रही थी और अपने पति के छुअन से वो बहक रही थी। लेकिन मासी जी से डर भी लग रहा था कि उन्होंने देख लिया तो। श्रीनिका अपना हाथ छुड़ाने लगी तो प्रख्यात ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी भारी आवाज में बोला, मासी अभी हम कंपनी के लिए निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, तब तक आप यही रुकिए और इनका ख्याल रखिए। अपने पति की बात सुनकर श्री को बहुत अच्छा लगा कि उसे श्री की कितनी फिक्र है। लेकिन एक बात की उदासी भी होने लगी कि राणावत जी पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और सीधा शाम को आएंगे। अपना उदास चेहरा लिए श्री वापस रवीना जी के पास जाकर बैठ गई और उन तीनों ने लंच शुरू किया। श्रीनिका हमेशा की तरह कम खा रही थी और ये देखकर राणावत जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहना चाहते थे। कुछ देर बाद प्रख्यात घर के हॉल में खड़ा था और विहान से बात कर रहा था। वही श्री अपने रूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी बेचैन निगाहों से अपने पति को उदासी से देख रही थी। वही रवीना जी हॉल में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद प्रख्यात अपना फोन जेब में रखा और अपनी मासी के पैर छूकर बोला, हम जाते हैं और शाम तक लौटेंगे, तो आप जरा। रवीना जी अपनी जगह से खड़ी हुई और प्यार से बोली, हम सब संभालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। प्रख्यात वहां से जाने लगा और ये देखकर श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से उसकी पीठ को देखने लगी। प्रख्यात का दिल भी धक धक करने लगा। जाते हुए अचानक ही वो रुक गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, ओह हमारी एक फाइल तो अंदर ही रह गई। इतना कहकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा और ये देखकर श्रीनिका भी रूम के अंदर चली गई। उसे अंदर जाते हुए देख प्रख्यात भी रूम के अंदर आ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रूम में आते ही उसने देखा कि उसकी मोहिनी खिड़की के पास खड़ी थी। वो तुरंत उसके पास आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रुक गया और शिद्दत से बोला, मिसेस राणावत। श्रीनिका को असीम सुख की प्राप्ति हुई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी मीठी आवाज में बोली, जी राणावत जी। प्रख्यात उसके पास आया और उसके सिर पर से पल्लू हटाकर उसके बालों की महक लेते हुए शिद्दत से बोला, आप अपना वादा निभाएंगी ना? आप अपने पति के बर्थडे पार्टी में आएंगी ना? श्रीनिका गहरी सांस लेते हुए, जरूर आऊंगी। प्रख्यात की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उसका मन कर रहा था कि वो इस कन्या को अपनी बाहों में जकड़ ले, लेकिन क्या पता वो असहज महसूस करे और अपने पति से डर के मारे दूरियां ही बना ले। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए राणावत जी अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, शाम को मिलते हैं। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो राणावत जी बेचैन होने लगे और बोले, सामने तो देखिए, अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। ये सुनकर श्री का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और धीरे धीरे अपने पति की तरफ मुड़ने लगी और ये देखकर राणावत जी के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। श्रीनिका प्रख्यात की तरफ मुड़ गई और बड़ी नजाकत से अपनी नजर झुका ली। उफ, ये देखकर तो राणावत जी का तन बदन सिर उठा और बेकाबू होकर उन्होंने श्री के चेहरे को थाम लिया। ये छुअन पाते ही श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांसें लेने लगी। प्रख्यात उसके रूप को देखते हुए उसके करीब आने लगा। उसके होठ तड़प रहे थे अपनी पत्नी के होठों के लिए, लेकिन राणावत जी ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और बड़े आदर और शिद्दत से श्रीनिका के सर पर हाथ रखकर अपनी दमदार आवाज में बोले, खुश रहिए। ये सुनकर श्रीनिका ने भावुक होकर अपनी आंखें खोली और अपने पति को देखने लगी और राणावत जी वहां से चले गए। उनके जाते ही श्री ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छू लिया और बेहद आकर्षक एहसासों को जीने लगी। राणावत जी तो अपने काम से निकल गए थे और श्रीनिका ने अपना पूरा दिन रवीना जी के साथ बिताया और उनसे बातें की। रवीना जी ने गौर किया कि ये लड़की ज्यादा बोलती नहीं है, बस पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी रहती है और कोई काम कहो तो चुपचाप कर देती है। सच में इस मासूम के साथ बहुत गलत हुआ है और ऐसे में अब इसे सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए। शाम को 6 बजे रवीना जी हॉल की बालकनी में चेयर पर बैठी हुई थी और उनके सामने स्टूल पर सुधा आंटी बैठी हुई थी। दोनों आपस में बातचीत कर रही थी। तभी श्रीनिका उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई और पहले रवीना जी को दी, उसके बाद सुधा आंटी को देने लगी। तो सुधा आंटी हाथ जोड़कर बोली, घर की मालकिन एक नौकरानी के लिए ऐसा करे, ये अच्छा नहीं लगता बहुरानी, हम खुद बना लेते चाय। ये सुनकर श्रीनिका आदर से बोली, मेरे लिए आप मेरी मां के बराबर हो, कोई नौकरानी नहीं, इसलिए अपनी बेटी के हाथ की चाय पी लीजिए। श्रीनिका की बात सुनकर सुधा आंटी ने रवीना जी की तरफ देखा और बोली, हीरा मिला है शिप्रा दीदी को और आप सबको, इसे खोना मत। रवीना जी ने श्री के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, इस हीरे को तो हम राणावत मेंशन की आन बान और शान बनाएंगे सुधा। श्रीनिका के कानों में तो शिप्रा नाम गुंजा था। शायद शिप्रा जी ही उसकी सासू मां है और उनका व्यवहार कैसा होगा, क्या वो गुस्सा करती होगी, यही सब श्रीनिका सोच रही थी। तभी रवीना जी का फोन बजने लगा। उन्होंने स्क्रीन पर मेंशन का नंबर देखा तो कॉल अटेंड करके बोली, हाँ। सामने से एक नौकर घबराते हुए बोला, छोटी मालकिन जल्दी घर आ जाइए, बड़ी मालकिन की तबीयत बिगड़ गई है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, हमें उनकी दवाई समझ नहीं आ रही है, डॉक्टर को भी बुलाया है। नौकर की बात सुनकर रवीना जी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और ये देखकर श्री और सुधा आंटी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। रवीना जी घबराते हुए बोली, हमें अभी कभी मेंशन जाना पड़ेगा, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और घर पर कोई भी नहीं है। ये सुनकर सुधा आंटी भी परेशान हो गई और श्री भी चिंतित होकर बोली, मासी जी प्लीज आप जल्दी से उनके पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। रवीना जी, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते जब तक प्रख्यात वापस नहीं आ जाते। श्री, मासी जी मेरी चिंता मत कीजिए, आप प्लीज जल्दी जाइए। श्री के काफी कहने पर सुधा आंटी और रवीना जी तुरंत मेंशन के लिए निकल गई। सबके जाते वो घर सुना हो गया। चारों तरफ खामोशी छा गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा और अंधेरे को देखकर श्रीनिका घबराने लगी। वो खुद में सिमटने लगी और इधर उधर देखने लगी। तभी बाहर से कुत्तों के रोने और भौंकने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर उसकी तो हालत खराब हो गई। उसके सामने वो भयानक नजारा घूमने लगा जिससे उसे सख्त नफरत और खौफ है। श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी बाहर से बिजली कड़की और वो डर के मारे सोफे के पीछे छुपकर जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों में मुंह घुसाकर कांपने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोते हुए बोली, क्यों 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 मेरे साथ ही, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे क्यों मारा गया, सिर्फ ग्लास ही तो तोड़ा था, वो भी गलती से। उस जख्म को मैं कभी नहीं भुला सकती। श्रीनिका रोई जा रही थी, डरे जा रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि खिड़की को बंद करके लाइट्स ऑन कर दे। धीरे धीरे अंधेरे के साथ साथ उसका खौफ भी बढ़ने लगा। अब वो पूरी तरह से कांपने लगी। उसे हर जगह वो लेदर की बेल्ट दिख रही थी जिससे उसे मारा गया था। श्रीनिका दर्द और तड़प से कांपने लगी, चारों तरफ अंधेरे में खोने लगी। लेकिन तभी उसे उस अंधेरे में एक रोशनी नजर आई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। श्री आंखों में आंसू लिए उस रोशनी को देख रही थी। तभी उसको दिखाई दिया उसके राणावत जी जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे और उसके पास आ रहे थे। ये देखकर श्रीनिका ने अपनी बाहें फैला दी, लेकिन अचानक ही वो रोशनी और उसके राणावत जी गायब हो गए और ये देखकर श्री टूट गई, रोने लगी। लेकिन तभी फ्लैट के दरवाजे के खुलने की आवाज आई और श्री के कानों में बेहद आकर्षक और उतनी ही शिद्दत भरी आवाज आई, मिसेस राणावत। ये आवाज, ये सुखदायक आवाज सुनकर श्रीनिका की जान में जान आई, लेकिन वो फुट फुट कर रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुनते ही दरवाजे पर खड़े राणावत जी बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत पूरे घर की लाइट्स ऑन की और अपना लैपटॉप बैग एक तरफ फेंकते हुए बेताबी से बोले, मिसेस राणावत प्लीज हमारे सामने आइए। ये सुनकर श्री और ज्यादा रो रही थी और उसका रोना सुनकर प्रख्यात का दिल जोर से धड़क रहा था। तकलीफ हो रही थी और वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी सोफे के पीछे छुपकर सिकुड़ कर बैठी हुई रो रही है, कांप रही है। और ये नजारा देखकर राणावत जी तुरंत उसके पास आए और घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ पकड़कर बेचैनी से बोले, श्रीनिका क्या हुआ आपको, इस तरह रो क्यों रही हैं आप, किसी ने कुछ कहा तो बताइए, हम उसे जिंदा जला देंगे, लेकिन बस बोलिए। प्रख्यात की बात सुनकर और उसका जुनून देखकर श्री ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। ये सुनकर तो राणावत जी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वो तो पत्थर की मूर्ति बनकर जम गए थे और दीवानों की तरह अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे और श्री भी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। और अब राणावत जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सच्ची शिद्दत और तड़प से अपनी बाहें फैला दी और जुनून से बोले, आइए हमारे पास। श्रीनिका का तन बदन से उठा और वो बोली, सच में? प्रख्यात बेहिसाब जुनून से बोला, सच से भी ज्यादा सच में। श्रीनिका हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगी और अपने पति की बाहों में आने की कोशिश करने लगी। वही राणावत जी भी उसके करीब बढ़ने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 27।
प्रख्यात की बात सुनकर और उसका जुनून देखकर श्री ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। ये सुनकर तो राणावत जी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वो तो पत्थर की मूर्ति बनकर जम गए थे और दीवानों की तरह अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे और श्री भी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। और अब राणावत जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सच्ची शिद्दत और तड़प से अपनी बाहें फैला दी और जुनून से बोले, आइए हमारे पास। श्रीनिका का तन बदन सिर उठा और वो बोली, सच में? प्रख्यात बेहिसाब जुनून से, सच से भी ज्यादा सच में। श्रीनिका हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगी और अपने पति के बाहों में आने की कोशिश करने लगी। वही राणावत जी भी उसके करीब बढ़ने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। दोनों का बदन सिहर रहा था। तन मन में कई अरमान जाग रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। श्रीनिका बड़ी मासूमियत से आगे की तरफ खिसकने लगी और प्रख्यात शिद्दत से अपनी बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रहा था। श्री खिसक कर उसके पास आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी बाहें देखने लगी और प्रख्यात भी बेचैनी से उसे देखने लगा। उसका तो मन कर रहा था कि वो इस हसीना को अपनी बाहों में जकड़ ले, लेकिन संकोच के कारण रुका हुआ था। दोनों यूं ही एक दूसरे के करीब बैठे रहे और अंत में आकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आइए। श्री ने उसका हाथ थाम लिया और राणावत जी ने उसे खड़ा किया और उसके डरे हुए चेहरे, बिखरे हुए बाल और माथे पर पसीने की बूंद देखकर अपनी भारी आवाज में मगर शांति से बोले, इतना डर गई आप? श्रीनिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बेचैनी से बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है। श्री के इतना कहते ही प्रख्यात ने उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। उससे आज्ञा लेते हुए आदर से कहा, आपके बाल बिखर गए हैं, ठीक कर दे हम? श्रीनिका, जी। प्रख्यात ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिद्दत से उस कन्या का चेहरा देखते हुए उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करने लगा और तलब से उसके चेहरे की बनावट देखने लगा। सच में कितनी खूबसूरत और हसीन लग रही है उसकी पत्नी। राणा साहब उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोले, एक बात कहे? श्री अपनी उंगलियां मोड़ते हुए प्रख्यात ने घूंट भरते हुए जुनून से बोला, बहुत खूबसूरत है आप, हमने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी। श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और श्री के माथे पर पसीने की बूंदें साफ करते हुए उसके करीब आने लगा। ये देखकर श्री पीछे हटने लगी। तभी प्रख्यात ने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और बेताबी से बोला, पास में ही रहिए, अच्छा लगता है। श्रीनिका अपनी जगह पर ठहर गई और राणावत जी उसके पास आते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोले, अतीत में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन अब अतीत को भुलाने की, हमारे साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है आपको। अपने पति की बात सुनकर श्री ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्रख्यात ने अपने रुमाल को एक तरफ रखा और उसके चेहरे को थामकर उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए बेकरारी से बोला, नजरें उठाकर हमारे सामने देखिए। गहरी सांस लेते हुए और हिम्मत करते हुए श्री ने अपनी नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा तो उसका बदन सिर उठा और उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। ये देखकर राणावत जी थोड़ी सख्ती से बोले, मिसेस राणावत, हमने कहा हमारी आंखों में देखिए, वरना हम चले जाएंगे यहाँ से। प्रख्यात कितना कहते ही श्रीनिका ने तुरंत अपनी नजर उठाकर अपने पति की जुनूनी निगाहों में देखा और अपने गाल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बेकरारी से बोली, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। श्रीनिका की बात सुनकर तो प्रख्यात हैरान रह गया और एक टक उसकी खूबसूरत निगाहों में पनपते जुनून को देखने लगा। अचानक ही प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और ये देखकर श्री को शर्म आ गई। इस बार वो अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ा और उसके खूबसूरत लंबे बालों को देखने लगा जो उसकी कमर से भी नीचे जा रहे थे। ये देखकर वो मदहोशी से बोला, उफ, बाल काफी लंबे हैं आपके। ये सुनकर श्री के गाल लाल हो गए और चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई और वो धीमी आवाज में बोली, तो? प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी बीवी के बेहद करीब आकर उसके बालों की महक लेते हुए नशे से बोला, तो ये लंबे बाल आने वाले समय में हमें बहुत परेशान करने वाले हैं। और किस प्रकार परेशान करेंगे ये अगर आपको हम डिटेल में बताए तो थोड़ी बेशर्मी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप जानना चाहती है तो आइए बताते हैं। प्रख्यात की ऐसी बातें सुनकर श्री घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना कहकर श्रीनिका शर्माती हुई तुरंत वहां से किचन में चली गई और ये देखकर राणावत जी के चेहरे पर बेहद आकर्षक और कातिल मुस्कान आ गई। प्रख्यात भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया और देखा तो उसकी नई नवेली दुल्हन गैस पर कुछ बना रही थी। ये देखकर प्रख्यात स्लैब से टिककर खड़ा हो गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, क्या कर रही है आप? आपके लिए खाना बना रही हूँ। भूख नहीं है मिसेस राणावत? ऐसा कीजिए, एक कप कॉफी बना दीजिए। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कॉफी बनाने लगी। वो कॉफी बना रही थी और प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों से उसे पीछे से घूरे जा रहा था। राणावत जी उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे और उसके शरीर की बनावट और कसावट को देखकर बहकने लगे। तभी श्री ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और अपने खुले बालों का जुड़ा बनाने लगी, जिससे उसके शरीर का पूरा आकार प्रख्यात को दिखने लगा और ये देखकर वो उत्तेजित होने लगा। श्रीनिका भले ही कम खाना खाती है, लेकिन उसका शरीर काफी भरा भरा सा है, यानी कि काफी क्यूट शरीर है उसका और ऊपर से उसका ये गोरा रंग, उफ, कयामत ही है ये लड़की। प्रख्यात बेकरारी से उसके पूरे बदन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और तेज तेज सांसें लेते हुए अपनी मुट्ठी भींचने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। लेकिन तभी अपने मन में बोला, ये हम क्या कर रहे हैं? खुद को पत्नी को इन नजरों से देखना गलत नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इनका ये शरीर हमारा ही तो है, इसलिए हम इन्हें किसी भी नजरों से देख सकते हैं। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या लोग इतने ज्यादा गोरे होते हैं क्योंकि आप दूध जैसी है? अपने पति के मुंह से ये सुनकर श्री धीमी सी आवाज में बोली, सब लोग गोरे ही है, चाहे कहीं से भी हो। प्रख्यात, क्या बात करती हैं आप? हम कौन से गोरे हैं? आप और हम तो साथ में ऐसे लगते हैं जैसे गुलाब जामुन संग रसगुल्ला। हाँ, ये बात अलग है कि गुलाब जामुन से थोड़ा ठीक है, हम सावले हैं हम, लेकिन आपकी तरह गोरे नहीं। प्रख्यात की ऐसी बातें सुनकर श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कप में कॉफी सर्व करते हुए बोली, हाँ, गुलाब जामुन तो कहीं से भी नहीं हो, लेकिन हाँ, हैंडसम हो। उफ, श्री की ये बातें सुनकर तो राणावत का रोम रोम खिल उठा और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और कैमरे में खुद को देखते हुए अपने मन में बेताबी से बोले, हाँ, हैंडसम तो बहुत है हम। राणावत जी अपनी अलग दुनिया में खलबली मचा रहे थे। तभी उनके कानों में एक मीठी सी और मनमोहक आवाज आई, ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। ये आवाज सुनते ही राणावत जी अपने ख्यालों से बाहर निकल आए। उन्होंने अपना मोबाइल स्लैब पर रखा और बोले, हम हाथ धोकर आते हैं, तब तक आप बालकनी में कॉफी लेकर चली जाए। इतना कहकर प्रख्यात वहां से चला गया और श्री भी जाने लगी। तभी प्रख्यात का फोन बजने लगा और श्री ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था और श्री उसे देखे जा रही थी। कुछ ही पलों में कॉल कट हो गया और एक मैसेज आया जो स्क्रीन पर दिख रहा था। श्री गौर से उस मैसेज को पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था कि हैप्पी बर्थडे इन एडवांस प्रख्यात, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपको हुआ क्या है और आपकी जिंदगी में कोई आया है क्या? कल हम दोनों पार्टी में मिलेंगे और तब मैं आपसे बहुत कुछ कहना और सुनना चाहती हूँ। ये मैसेज पढ़कर श्री का मुंह उतर गया। उसने ट्रे को कसकर पकड़ लिया। उसे अजीब सी जलन होने लगी और वो बेचैनी से बोली, राणावत जी, मैं आपकी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। कुछ देर बाद प्रख्यात फ्रेश होकर एक सिंपल सी ब्लैक शर्ट और पैंट पहने हुए और अपने शर्ट की स्लीव्स कोनी तक फोल्ड करते हुए हॉल में आ गया और बालकनी की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर श्रीनिका रेलिंग से टिककर खड़ी सामने हरे हरे पेड़ को खामोशी से देख रही थी। राणावत जी बालकनी में आए और चेयर पर बैठते हुए अपनी भारी आवाज में बोले, जी, अब कॉफी पी लीजिए। श्री अपने ख्यालों से बाहर निकलकर उसकी तरफ मुड़ी और उसे कॉफी का कप देने लगी और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। श्री के दिमाग में यही चल रहा था कि वो मैसेज किसका था। क्या प्रख्यात की जिंदगी में श्री से पहले कोई लड़की थी जिससे प्रख्यात ने दूरी बना ली है? प्रख्यात ने कॉफी पीते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, आइए बैठिए, आप भी कॉफी पी लीजिए। श्रीनिका चुपचाप उसके सामने बैठ गई और कॉफी पीने लगी। तभी उसे खुद पर प्रख्यात की तेज और तपिश भरी निगाहें महसूस हुई, जिससे वो असहज महसूस करने लगी। राणावत जी उसके अंग अंग को, नैन नक्श को, हाव भाव को और सारी अदाओं को तलब से देखते हुए बोले, एक बात कहे? जी। प्रख्यात ने कॉफी का कप कसकर पकड़ा और बेताबी से बोला, आपको देखकर हमें कुछ होता है।
ये सुनकर श्री ने भी अपने कप को कसकर पकड़ लिया और बेचैन होने लगी। राणावत जी उसकी बेचैनी देखकर बेताबी से बोले, क्या हम आपके पास आ जाए? श्रीनिका ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और घबराती हुई बोली, आ जाइए। ये जवाब पाकर तो प्रख्यात के सिर जुनून चढ़ने लगा। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी बीवी के पास आने लगा। उसे अपने करीब आता देख श्रीनिका थोड़ी सी खिसक गई और अपने पति के लिए जगह बना ली। ये देखकर राणावत जी थोड़ा असहज महसूस करते हुए और बहुत ज्यादा जुनून लिए अपने पत्नी के पास बैठ गए। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, लेकिन एक दूसरे के सामने देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। धीरे धीरे राणावत जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और श्री के हाथ को पकड़ लिया। इस छुअन से श्री का पूरा बदन सिहर उठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राणावत जी ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और श्री के गाल को छूते हुए दीवानगी से बोले, यू आर सो सॉफ्ट लाइक अ कॉटन, आई वांट टू डू समथिंग विद यू, ओनली यू। ये सुनकर श्रीनिका का तन बदन कांप उठा और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी राणावत जी उसके पास आकर उसके हथेली की महक लेने लगे और धीरे धीरे जैसे उसके हाथ को छूने लगे तो श्री अपनी जगह से उठ गई और रेलिंग के पास आकर कांपने लगी। राणावत जी अपनी नशीली निगाहों से उसे देखते हुए उसके करीब आए और उसके बालों की महक लेते हुए मदहोशी से बोले, कभी ना कभी तो ये शर्म और हया छोड़नी ही होगी, तो क्यों ना शुरुआत आज ही की जाए। श्रीनिका ने रेलिंग को कसकर पकड़ा और बेसब्र होकर बोली, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर प्रख्यात ने उसे अपनी तरफ घुमाया और तभी घर के लैंडलाइन पर किसी का कॉल आया, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों छिप गए। प्रख्यात तो कॉल इग्नोर करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी पत्नी कॉफी के कप उठाकर वहां से चली गई। ये देखकर राणावत जी को अच्छा नहीं लगा। उन्हें श्री का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया। वो सीरियस होकर हॉल में आए और फोन पर बात करने लगे। तभी श्री किचन से बाहर निकल आई तो दोनों की नजरें आपस में मिल गई, लेकिन प्रख्यात ने अपनी नाराजगी जताते हुए उसे अपनी नजर हटा ली और ये देखकर श्री उदास होकर तुरंत अपने रूम में चली गई और सीधा बेड पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन प्रख्यात तो आया ही नहीं और इंतजार करते करते श्री को नींद आ गई। देर रात प्रख्यात रूम में आया और अपनी सख्त नजरों से बेड पर लेटी अपनी पत्नी के पैर छूकर जुनून से बोला, कहते हैं कि अपने घर की लक्ष्मी के पैर छूने चाहिए, कारोबार में बरकत होगी। हमारी लक्ष्मी और पार्वती तो आप ही है। जी भर के अपनी पत्नी को देखने के बाद प्रख्यात उस रूम से निकलकर दूसरे रूम में चला गया और अपनी एक इंपॉर्टेंट डील पर काम करने लगा। अगले दिन सुबह 6 बजे श्रीनिका जल्दी से अपने पति के लिए कॉफी बना रही थी और राणावत जी डाइनिंग चेयर पर बैठकर अपना मोबाइल चला रहे थे। श्री उनके लिए कॉफी और नाश्ता लेकर आ गई। दोनों के बीच में कल रात से अजीब सी दूरियां बन गई थी और काफी उदासी छाई हुई थी। प्रख्यात चुपचाप नाश्ता कर रहा था और ये देखकर श्री को दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद राणावत जी ने अपना लैपटॉप बैग लिया और घर से बाहर निकलकर अपनी दमदार आवाज में बिना उसकी आंखों में देखे बोले, अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया और ये देखकर श्री ने उदासी को धारण कर लिया और बेड पर एक कोने में सिमट कर बैठकर पूरे दिन बस अपने पति को याद करती रही। शाम के 6 बजे राणावत मेंशन में जश्न का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ चहल पहल और खुशियां छाई हुई थी। पूरा मेंशन बेहद खूबसूरत और शानदार लग रहा था। धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए थे, जिनका स्वागत गजेंद्र जी और मानसिंह जी खुशी से कर रहे थे। प्रख्यात अभी तक मेंशन नहीं आया था और इस बात से अपने रूम में आईने के सामने खड़ी शिप्रा जी परेशान हो रही थी। उन्हें आज अपना बेटा किसी भी कीमत पर चाहिए था। कुछ देर बाद मिस्टर मेहता और उनकी बेटी काव्या भी पहुंच गए और एक्साइटेड होकर बंगले के अंदर चले गए। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 28। शाम के 6 बजे राणावत मेंशन में जश्न का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ चहल पहल और खुशियां छाई हुई थी। पूरा मेंशन बेहद खूबसूरत और शानदार लग रहा था। धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए थे, जिनका स्वागत गजेंद्र जी और मानसिंह जी खुशी से कर रहे थे। प्रख्यात अभी तक मेंशन नहीं आया था और इस बात से अपने रूम में आईने के सामने खड़ी शिप्रा जी परेशान हो रही थी। उन्हें आज अपना बेटा किसी भी कीमत पर चाहिए था। कुछ देर बाद मिस्टर मेहता और उनकी बेटी काव्या भी पहुंच गए और एक्साइटेड होकर बंगले के अंदर आ गए। शिप्रा जी की उदासी देखकर रवीना जी उनका हाथ पकड़कर बोली, दीदी प्रख्यात से भी बात हुई हमारी, वो आ रहे हैं, रास्ते में ही है। कल ही आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, प्लीज खुद का ख्याल रखिए। शिप्रा जी की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से बोली, तो फिर चलिए हम दोनों भी बाहर जाते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं और हमारी प्यारी काव्या भी आ गई होगी, उससे भी मिलना है हमें। काव्या का नाम सुनते ही रवीना जी का मुंह उतर गया और वो अपने मन में बोली, काव्या को भूलना होगा आपको दीदी, क्योंकि आपकी बहू अब श्रीनिका है और वो कन्या हम सभी के लिए परफेक्ट है। कुछ देर बाद दोनों बहनें बाहर हॉल में आ गई, जहां ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया था। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हॉल में चहल पहल मची हुई थी। चारों तरफ सजावट की गई थी। सच धजकर लोग प्रख्यात सिंह राणावत के जन्मदिन के अवसर पर शामिल होने आए थे। मानसिंह जी और गजेंद्र जी वहीं हॉल में मेहमानों के साथ और खासकर मिस्टर मेहता के साथ बातें कर रहे थे। अभिमन्यु भी वहीं पर मौजूद था। वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था जो पार्टी में आए थे। सबकी नजर बस आज के हीरो यानी कि प्रख्यात सिंह राणावत को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी बर्थडे पार्टी ज्यादातर ऑर्गेनाइज नहीं की जाती है। लेकिन इस बार की गई है तो सब लोग उससे मिलने के लिए बेकरार थे, क्योंकि हमेशा सब लोग उससे ऑफिशियली यानी कि औपचारिक रूप से ही मिलते हैं, लेकिन शायद आज अनौपचारिक रूप से भी मिलेंगे और उससे बातें करने का मौका भी मिलेगा। शिप्रा जी जल्दी से हॉल में आई और उन्हें एक तरफ चुपचाप उदास खड़ी काव्या दिखाई दी। शिप्रा जी तुरंत उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, हमारी बच्ची कैसी हो आप? शिप्रा जी को देखकर काव्या भावुक हो गई और तुरंत उनके गले लग गई। शिप्रा जी उसकी सिचुएशन समझ सकती थी और उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से बोली, आप चिंता मत कीजिए बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रख्यात बहुत जल्द आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी शायद वो अपने काम की वजह से खराब मूड में रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा कह दिया था। बाकी हम जानते हैं अपनी बेटी को। आप खुश रहिए और आज जितना हो सके उनके साथ वक्त बिताना। शिप्रा जी की बात सुनकर काव्या को थोड़ा सुकून मिला और वही रवीना जी गहरी सांस लेते हुए अपने मन में बोली, अब जल्दी से जल्दी दीदी को बताना होगा कि काव्या को भूल जाइए, क्योंकि आपको आपकी बहू मिल चुकी है। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और बार बार एक दूसरे से पूछ रहे थे कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी मिस्टर प्रख्यात कहाँ है, अभी तक आए क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ राणावत मेंशन के पीछे वाले लॉन में एक रेंज रोवर गाड़ी आकर रुकी। गार्ड ने दरवाजा खोला तो हमारे राणावत जी अपनी शान और गुरूर से अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए गाड़ी से बाहर निकल आए और सजे हुए बंगले को देखकर अपनी भारी आवाज में शिद्दत और तलब से बोले, अगर आज आप नहीं आई तो कसम खाकर बोलते हैं कि आपको आज सबके सामने लाकर ही रहेंगे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। बट आई डेस्परेटली वांट यू, ओनली यू श्रीनिका। प्रख्यात बंगले के दूसरे दरवाजे से अंदर चला गया और सीधा ऊपर अपने कमरे में जाकर रेडी होने लगा। आज वो बहुत ज्यादा बेचैन और बेसब्र हो रहा था। सुबह से श्री से बात नहीं हुई थी, हल्की हल्की नाराजगी जो थी अपनी पत्नी से, और अब उसका इंतजार था कि कब वो अपने पति के बर्थडे पार्टी में शामिल होगी, और जो अगर वो नहीं आई तो राणावत जी तबाही मचा देंगे। राणावत जी तैयार होने लगे और नीचे जाकर एक नौकर ने घरवालों को बता दिया कि उनका लाडला इस खानदान का बड़ा बेटा आ चुका है और कुछ ही पलों में सबके बीच मौजूद होगा। राणावत जी की बर्थडे पार्टी का हॉल कुछ इस तरह सजा हुआ था और मेहमानों से भरा हुआ था। बहुत शानदार व्यवस्था की गई थी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई थी। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी अभिमन्यु ने माइक हाथ में लिया और खुशी से बोला, तो हमारे प्यारे साथियों, अब हम सबका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि हमारी आज की शाम के हीरो, हमारे बर्थडे मैन, वन एंड ओनली द प्रख्यात सिंह राणावत इज कमिंग। अभिमन्यु की बात सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। वहीं काव्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेताबी से और उम्मीदों से ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। बाकी सभी मेहमान भी जिज्ञासु होकर ऊपर की तरफ देख रहे थे। तभी सबकी आंखों के सामने द मोस्ट हैंडसम एंड डैशिंग मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत अपनी शान और रौब से चलते हुए आ गए। उफ, डार्क ब्लू 3-पीस सूट में वो बंदा क्या लग रहा था। वहां मौजूद लड़कियां आहें भरने लगी और बाकी सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने हैंडसम से बेटे को देखकर गजेंद्र सिंह, मानसिंह जी, शिप्रा जी और रवीना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चारों भावुकता से अपने बड़े बेटे को देखने लगे, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि उसकी जुनूनी और बेताब निगाहें इधर उधर बेताबी से अपनी पत्नी को तलाश रही थी।
प्रख्यात को देखकर काव्या के गाल लाल हो गए और वो बेकरारी से एक टक उसे देखने लगी। राणावत जी अपनी आकर्षक चाल और ढाल से चलते हुए नीचे हॉल में आ गए, जहां सब लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए बेकाबू होने लगे। प्रख्यात ने अपनी सख्त और कठोर नजरों से रवीना जी की तरफ देखा और उन्होंने अपनी पलकें झपका दी, लेकिन राणावत जी को सुकून नहीं मिला क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी यहाँ पर चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रख्यात सभी से मिल रहा था और फॉर्मली हेलो हाय कर रहा था। कुछ देर बाद प्रख्यात अपने परिवार वालों के पास आया तो शिप्रा जी तुरंत उसके गले लग गई और प्यार से बोली, नजर न लगे आपको किसी की, हे प्रभु हमारे बेटे को लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियां देना। शिप्रा जी के इतना कहते ही प्रख्यात जुनून और तलब से बंगले के दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोले, हमारी खुशी अभी तक आई नहीं है, लेकिन हम उसे खींच कर ले आएंगे अपनी जिंदगी में। प्रख्यात की बात सुनकर उन सभी को हैरानी हुई, लेकिन तभी रवीना जी बात को बदलते हुए बोली, अरे अरे चलिए अब हम सब बाद में बात कर लेंगे, पहले मेहमानों पर ध्यान देते हैं। रवीना जी की बात सुनकर शिप्रा जी और बाकी सभी मेहमानों के पास चले गए, लेकिन प्रख्यात अभी भी बेहद जुनून और शिद्दत से बंगले के दरवाजे को देख रहा था और अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। वही काव्या उसे बेचैनी से देख रही थी, लेकिन उसने देखा कि प्रख्यात तो एक टक दरवाजे को देखे जा रहा था। ये देखकर काव्या को बुरा लगा और वो बोली, प्रख्यात जी। काव्या के कहने पर भी प्रख्यात ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो खोया हुआ था अपनी तड़प और तलब से कि वादा करने के बावजूद श्रीनिका क्यों नहीं आई। अब प्रख्यात का गुस्सा बढ़ने लगा। काव्या कुछ कहती इससे पहले ही राणावत जी वहां से चले गए। ये देखकर काव्या का मुंह उतर गया। आखिरकार प्रख्यात को हुआ क्या है? वो सामने तो नहीं देखता है, लेकिन बात भी क्यों नहीं कर रहा है? अपनी बेटी की उदासी देखकर दूर खड़े मिस्टर मेहता को बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रख्यात बंगले के दरवाजे के पास आया और अपनी बेताब और बेकरार नजरों से बाहर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। ये देखकर प्रख्यात अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, हम आपको माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। प्रख्यात अपनी बेचैनी और तड़प में पागल हो जा रहा था। तभी मानसिंह जी उसके पास आए और बोले, आइए बेटा, केक कट करने का वक्त आ गया है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोला, अभी नहीं, अभी कोई आना बाकी है और उसके बिना हम केक नहीं काटेंगे। ये सुनकर मानसिंह जी हैरानी से बोले, किसकी बात कर रहे हैं आप बेटा? सब लोग तो आ चुके हैं, अब और कौन बाकी रह गया है? अपने चाचा की बात सुनकर राणावत जी एक टक सामने लॉन में देखते हुए सच्ची शिद्दत और तरफ से बोले, हमारी जिंदगी आनी बाकी है। मानसिंह जी हैरान हो गए और बोले, आप क्या कह रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दिया, कितनी आवाज हो रही है? आइए बेटा, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रख्यात ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया और अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए क्योंकि अभी तक विहान नहीं आया है। मानसिंह जी ने हाँ कहा और वापस परिवार वालों के पास जाकर बोले, अभी कुछ देर तक रुक जाते हैं क्योंकि विहान अभी तक आया नहीं है और उनके बिना प्रख्यात केक कट नहीं करेंगे। मानसिंह जी की बात सुनकर सभी लोग वापस अपने काम पर लग गए और अब बस सभी को विहान का इंतजार था। वही राणावत जी को अपनी पत्नी का। काव्या एक तरफ बैठी हुई थी और गौर से प्रख्यात को देख रही थी। उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ तो चल रहा है प्रख्यात की जिंदगी में। और जब काव्या ने प्रख्यात को कॉल किया था तब उसके पास एक लड़की की आवाज आ रही थी। तो वो लड़की कौन थी? क्योंकि जहां तक काव्या प्रख्यात को जानती है उसने कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं की और उसकी जिंदगी में कोई लड़की है भी नहीं, उसकी तो कोई बहन भी नहीं है। फिर उस दिन प्रख्यात किसी लड़की के साथ में कैसे हो सकता है? काव्या के दिमाग में यही सब चल रहा था। वही प्रख्यात के इंतजार की इंतहा हो गई थी, लेकिन अभी तक श्रीनिका नहीं आई थी। धीरे धीरे वक्त बीतते गया। बढ़ते हर पल के साथ प्रख्यात का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अब उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहिसाब गुस्से से बाहर देखे जा रहा था। वो पिछले आधे घंटे से उसी जगह पर खड़ा था और उसे देखकर उसके परिवार वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। कई बार अभिमन्यु भी उसे बुलाने आया, लेकिन वो नहीं माना। मेहमानों को भी काफी हैरानी हो रही थी और सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर प्रख्यात इतनी शिद्दत से किसका इंतजार कर रहे हैं जो पार्टी शुरू ही नहीं होने दे रहे हैं। कौन है वो इतना खास और इंपॉर्टेंट इंसान जिसके लिए द ग्रेट प्रख्यात सिंह राणावत रुका हुआ है, जबकि वो तो अपने वक्त और काम का बहुत पक्का है, जिसे एक पल की देरी भी सहन नहीं होती। प्रख्यात अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से एक टक लॉन में देखा था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था और अब प्रख्यात अपने क्रोध को रोक पाने में असमर्थ होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींच ली कि उसके हाथों की नसें फूलने लगी और निगाहें लाल हो गई। प्रख्यात ने अपने दांत पीसते हुए असीम क्रोध से कहा, अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी, अब जो होगा वो भयानक होगा। इतना कहकर प्रख्यात मुड़ गया और सामने खड़े अपने परिवार वालों को अपनी लाल और गुस्से नजरों से देखते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी बाहर लॉन में एक ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी। कार की आगे की सीट से विहान बाहर निकल आया। उसने अपने कोट को ठीक किया और पिछले वाली सीट का दरवाजा खोला तो उसमें से एक बेहद खूबसूरत और सौम्य कन्या अपनी अदा और नजाकत से गाड़ी से बाहर निकल आई। उसके गोरे गोरे पैरों में खूबसूरत सी महंगी सैंडल थी। पैरों के नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी। उस हसीना ने जैसे ही राणावत मेंशन की धरती पर अपने कदम रखे, तभी अंदर हॉल में मौजूद प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी और कसकर भींची और बेसब्र होकर अपनी जगह पर जम सा गया। वहीं बाहर विहान ने आदर से उस कन्या की तरफ देखा और कहा, आइए आपका स्वागत है आपके ससुराल में। विहान की बात सुनकर उस बेमिसाल हुस्न और खूबसूरती की रानी कन्या के गाल लाल हो गए और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी मीठी आवाज में धीरे से बोली, भैया ये राणावत जी कहाँ होंगे? विहान, आप चिंता मत कीजिए, वो अंदर ही है और आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रीनिका डरते हुए और घबराते हुए इधर-उधर देखते हुए बोली, मैं कैसे अंदर जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग मुझे किस तरह देखेंगे? मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? विहान, जब प्रख्यात सर आपके साथ है तो आप पूरी तरह से बेफिक्र रहे। आइए। विहान की बात सुनकर श्रीनिका ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए अपने नाजुक से कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हॉल के बीचों बीच खड़े प्रख्यात का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसका रोम रोम खड़ा हो गया और दिल इबादत कर रहा था कि उसकी पत्नी आ चुकी है। वो हसीन और खूबसूरत कन्या अपनी साड़ी को संभालते हुए सभ्यता और शालीनता के साथ जैसे ही बंगले की दहलीज पर कदम रखती है, तभी शिप्रा जी का दिल धक धक करने लगा। गजेंद्र जी को अजीब से एहसास होने लगे और मानसिंह जी और रवीना जी भी बेचैन होकर बंगले के दरवाजे की तरफ देखने लगे। अचानक ही बंगले का वातावरण एकदम सकारात्मक और बेहद खूबसूरत बन गया, जैसे कोई देवी उनके आंगन में पधार रही हो। श्रीनिका ने बड़ी शालीनता और सभ्यता से अपने नाजुक से कदम राणावत मेंशन की दहलीज पर रखे तो शिप्रा जी ने बेसब्र होकर तुरंत द्वार की तरफ देखा और बाकी सभी ने भी देखा तो एक सुंदर सी कन्या द्वार पर खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी। उसने खूबसूरत सी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र धारण किया हुआ था, मांग में लाल सिंदूर, हाथों में सुहाग का लाल चूड़ा पहना हुआ था और उसके लंबे भूरे बाल लहरा रहे थे, बार-बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। राणावत परिवार तो इस सुंदरी को देखते ही रह गए और अनजाने में ही सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वही हमारे राणावत जी का दिल तो जैसे आज उनके सीने से बाहर आने को है, सांसें बेकाबू हो गई थी और लाल गुस्से नजरों में अब जुनून और दीवाना पंछाने लगा। तभी विहान ने हॉल के बीचों बीच खड़े राणावत जी की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, वो रहे आपके राणावत जी। श्रीनिका ने अपनी बेचैन और बेसब्र निगाहों से जब अपने पति की पीठ को देखा तो वो और ज्यादा भावुक और बेचैन हो गई और तुरंत अपने पति की तरफ बढ़ने लगी और विहान उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वो अपने पति के करीब आ रही थी वैसे वैसे राणावत जी की खुशी बढ़ती जा रही थी। आंखों में जुनून बढ़ने लगा था और अब उन्हें अपनी पत्नी के बदन से चंदन की महक आने लगी थी, जिसे उसने अपनी आंखें बंद करके बेहद आकर्षक तरीके से सूंघा और मदहोश होने लगे। श्रीनिका के बदन से आती महक पूरे हॉल में फैल गई थी, जिसे सुनकर सबको सुकून मिल रहा था। राणावत जी के आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। ऐसी स्थिति के लिए एक गाना पेश है, तू हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा। ये गाना राणावत जी के दिल का हाल बयां कर रहा था। घबराते हुए, हिचकिचाते हुए और बेचैन होते हुए श्री आखिरकार अपने पति के पास पहुंच गई। अपने पति को इतनी देर बाद देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो भावुकतार खुशी से अपने पति के पीठ को देखे जा रही थी। वहीं उसकी करीबी से राणावत जी बहकने और चहकने लगे। धक 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 धक। राणावत जी के दिल की धड़कनें कुछ इस तरह बेकाबू हो जा रही थी। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा था। तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी थी। जुनूनी निगाहों में बेताबी और बेकरारी बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और तभी उनके कानों में बेहद मनमोहक और चाशनी सी मीठी आवाज आई, हैप्पी बर्थडे राणावत जी।
ये सुनते ही प्रख्यात सिंह राणावत का दिल जैसे उनके सीने से बाहर ही आने लगा। अब उसे रहा नहीं गया और वो उतावला और बावला हो गया। उन्होंने तुरंत पलट कर देखा तो देखते ही रह गए। उफ, हसीना खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी मिसेज राणावत अपने बेहद आकर्षक और शानदार सौंदर्य को धारण किए उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और अपनी निगाहों में स्नेह लिए अपने पति को देख रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 29। अपने पति को इतनी देर बाद देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो भावुकता और खुशी से अपने पति की पीठ को देखे जा रही थी। वहीं उसकी करीबी से राणावत जी बहकने और चहकने लगे। धक 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 धक। राणावत जी के दिल की धड़कनें कुछ इस तरह बेकाबू हो जा रही थी। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा था। तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी थी। जुनूनी निगाहों में बेताबी और बेकरारी बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली थी और तभी उनके कानों में बेहद मनमोहक और चाशनी सी मीठी आवाज आई। हैप्पी बर्थडे राणावत जी। ये सुनते ही प्रख्यात सिंह राणावत का दिल जैसे उनके सीने से बाहर ही आने लगा। अब उसे रहा नहीं गया और वो उतावला और बावला हो गया। उन्होंने तुरंत पलट कर देखा तो देखते ही रह गए। उफ, हसीना खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी मिसेस राणावत अपने बेहद आकर्षक और शानदार सौंदर्य को धारण किए उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और अपनी निगाहों में स्नेह लिए अपने पति को देख रही थी। प्रख्यात अपनी रूप की मलिका में खो ही गया था और अपनी शिद्दत और तलब भरी निगाहों से उसके नूर को देखे जा रहा था। वही अपने पति की तपिश भरी निगाहों को खुद पर पाकर शिनिका के गाल लाल हो गए और चेहरे पर बेहद आकर्षक लेकिन छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। उफ, ये देखकर तो राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो कितना खुश थे ये वो किसी को बता नहीं सकते थे। बस इसी तरह दीवानों की तरह अपनी पत्नी की झुकी हुई पलकों को देखते जा रहे थे। वही काव्या ने जब प्रख्यात को देखा तो वो हैरान रह गई। प्रख्यात एक अजनबी लड़की को जिन नजरों से देख रहा था वो सामान्य बात नहीं थी। काव्या को तो बहुत अजीब सा डर लगने लगा और वो एक टक प्रख्यात की जुनूनी निगाहों को देखने लगी जो श्री पर टिकी हुई थी। फिर उसने श्री की तरफ देखा और वो लड़की नजर झुकाकर खड़ी थी और अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी। ये देखकर तो काव्या का दिल घबराने लगा। राणावत जी अपने जुनून और दीवानापन में लीन होकर अपनी पत्नी की तरफ बढ़ने लगे। तभी शिप्रा जी बोली, ये कौन है विहान बेटा? ये आवाज सुनते ही श्रीनिका सहम गई और उसने प्रख्यात से दूरी बना ली और ये देखकर राणावत जी का सुकून और सुख एक पल में गायब हो गया। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली जिसे देखकर श्री डरने लगी और घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। राणावत जी अपना गुस्सा सबको दिखाते इससे पहले ही विहान बोला, आंटी जी ये श्रीनिका है, मेरी बुआ जी की बेटी है, मेरी छोटी बहन। ये घर पर अकेली थी तो सोचा इन्हें भी पार्टी में अपने साथ ले आओ तो बस ले आया। उम्मीद करता हूँ आपको बुरा नहीं लगा होगा। विहान की बात सुनकर शिप्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं बेटा, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो और आपकी बहन भी तो इसी परिवार का हिस्सा हुई। आप दोनों का दिल से स्वागत है। शिप्रा जी की बात सुनकर श्रीनिका और विहान ने चैन की सांस ली लेकिन प्रख्यात अभी भी बेचैनी और तड़प से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था जिसने उसे दूरी बना ली थी और ये राणावत जी को बर्दाश्त नहीं। अपनी मुट्ठी भींचकर वो एक टक श्रीनिका के झुके हुए चेहरे को देखते रहा और ये देखकर विहान उनके पास आया और धीमी आवाज में बोला, सर प्लीज अभी शांत हो जाइए, आसपास बहुत से लोग खड़े हैं, ऊपर से परिवार वालों को भी शक नहीं होना चाहिए, आपको नॉर्मल रहना चाहिए। प्रख्यात ने उसे घूरा और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में धीमी आवाज में बोला, तो अपनी बुआ की बेटी यानी कि अपनी बहन से कहो कि अपने ही पति से दूरी न बनाए। वैसे भी हमें ये झूठ बोलना सच छुपाना पसंद नहीं आ रहा है। हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं अपनी मासी की कसम के चक्कर में। विहान, सर आप उनकी भी सिचुएशन समझिए, कितनी सीधी सादी है, डर रही है इतने लोगों को देखकर। विहान की बात सुनकर प्रख्यात ने अपनी मासूम सी पत्नी की तरफ देखा तो उसे उसके ऊपर असीम प्रेम और स्नेह उमड़ाया और गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया। अब वो अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसके खूबसूरत चेहरे को और धीरे धीरे उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि कैसी लग रही है उनकी नई नवेली दुल्हन। बेहद खूबसूरत और हसीन लग रही थी, एकदम राणावत जी की रानी लग रही थी। विहान वापस श्रीनिका के पास आकर धीमी आवाज में बोला, घबराइए मत, सब ठीक है। श्रीनिका अपनी चूड़ियों को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, गिफ्ट? हाँ एक मिनट। विहान ने एक गार्ड को कॉल किया और उससे कुछ कहा। प्रख्यात एक तक अपनी पत्नी को देखे जा रहा था जो अपनी चूड़ियों को देख रही थी। उफ, कितनी हसीन और खूबसूरत है ये, जी चाहता है पूरी दुनिया से छुपाकर कहीं दूर ले जाए और जकड़ ले अपनी बाहों में। कॉल कट होने के बाद विहान बोला, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन बस 5 मिनट। गजेंद्र जी, आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं वरना सच में नाराज हो जाएंगे हम। सब लोग मुस्कुराने लगे और राणावत परिवार की नजर तो उस सीधी सादी लड़की पर टिकी हुई थी जो कब से सिर झुकाकर खड़ी थी। शिप्रा जी और गजेंद्र जी बार बार उसकी तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ ही पलों में एक गार्ड विहान के पास आया और उसे एक बैग देकर वापस चला गया। विहान ने वो बैग श्रीनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए और दे दीजिए मिस्टर राणावत जी को। पूरा परिवार उस बैग को देख रहा था। वही अभिमन्यु श्रीनिका से छुपकर दूर खड़ा था क्योंकि इसी लड़की ने उसे मॉल में हिमाद्री के साथ देखा था और अगर श्री ने सबको बता दिया तो अभिमन्यु की बैंड बज जाएगी, इसलिए वो बाद में अकेले में श्री से बात करेगा। श्रीनिका ने इस बैग को अपने हाथ में लिया और गहरी सांस लेकर हिम्मत करते हुए अपने नाजुक और कोमल कदमों से बड़ी नजाकत से अपने पति की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर राणावत जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज तेज सांसें लेने लगे। उनका जुनून और दीवानापन बढ़ने लगा क्योंकि उनकी पत्नी उनके पास आ रही थी। श्री ठीक प्रख्यात के सामने आकर खड़ी हो गई। सब लोग उसे ही देख रहे थे। काव्या तो अपना दिल थाम कर खड़ी थी, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी श्रीनिका और प्रख्यात को देखकर। श्रीनिका ने बैग में से खूबसूरत गुलाब के फूलों का गुलदस्ता निकाला। मासूम और नाजुक सी कन्या अब परेशान होने लगी कि इस बैग को कहां रखे और उसके चेहरे की मासूम सी चिंता देखकर राणावत जी ने सच्ची शिद्दत से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और अपनी आकर्षक आवाज में आदर से बोले, हमें दे दीजिए। ये दमदार और आकर्षक आवाज सुनकर श्री का तन बदन सिर उठा और उसने कांपते हाथों से बैग को प्रख्यात की ओर बढ़ा दिया। प्रख्यात ने उसकी झुकी हुई पलकों को शिद्दत से देखते हुए उसके हाथ से बैग लेकर अपने बगल खड़े विहान को थमा दिया और अब श्री ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर ली और उसके सामने वो नजारा घूमने लगा जब प्रख्यात किस प्रकार उसके लिए सबसे लड़ रहा था। ये याद आते ही श्री के चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजर उठाकर स्नेह और शिद्दत से अपने पति की तरफ देखा तो राणावत जी अंदर तक खिल गए और उन्हें असीम सुख प्राप्त हुआ। तभी श्री ने गुलदस्ता उसके आगे बढ़ाते हुए आदर और सौम्यता से अपनी मीठी आवाज में कहा, ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी बर्थडे राणावत जी। उफ, उस लड़की की तो आवाज भी कितनी हसीन और खूबसूरत है। राणावत जी तो अपना दिल हार गए इसके आगे। दूसरी तरफ श्री की आवाज सुनकर और उसकी सौम्यता देखकर राणावत परिवार के चेहरे पर भी मुस्कान